सच में रोटी एक ऐसा आइटम है जिसकी वजह से इंडियंस बीमार हो रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम अमेरिकी रिसर्च पढ़ते हैं, सबको भूख लगती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आपने उसे बचपन में वो टेस्ट नहीं दिया क्योंकि उसने एक दो बार वो बना लिया, अरे मैं ग्रीन सब्जी नहीं खा रहा है, वो नहीं आ रहा, तुमने दो थप्पड़ नहीं मारे। हर बंदे को जिम जाना है, बॉडी बना रहे हो, जब खराब करने में 20-25-30 साल लगाए ना तो उतनी महीने तो दो कम से कम। बोल रहे आप तो घर बैठे रहो, ऑफिस से बैठे रहो, बस ये हमारा प्रोडक्ट खाओ और आपका वेट लॉस हो गया। मैं ऐसे इम्पोर्टर्स को जानता हूँ, आपको सोचकर हैरानी होगी। आप एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री हो, आपको ये समझना पड़ेगा। कोई मुझे बोले यार मैं सुबह 4 अंडे खा सकता हूँ और मैं उसे लिख के दे दूं कि जो वे प्रोटीन पीना है, तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं हो। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली 2-3 बॉलीवुड सेलेब्स भी थे जो रेगुलर जिम जाते थे, उनको जिम पे हार्ट अटैक आ गया और वो खत्म हो गए। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ पता है क्या है? तो चिराग भाई, मैं सबसे पहले ना शुरू करना चाहूँगा ये पॉडकास्ट रोटी से, क्योंकि रोटी एक ऐसा फूड है जो हर इंडियन हाउस होल्ड में कंज्यूम किया जाता है। नॉर्थ से लेके आप साउथ कहीं भी चले जाओ, बिना रोटी के शायद किसी का खाना कंप्लीट नहीं होता है। होगा। बट रिसेंटली बहुत सारी मैं रिसर्च ऐसी पढ़ रहा हूँ रोटी को लेके कि रोटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, मोटापा आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रही है। तो आपका इस पे क्या विचार है कि सच में रोटी एक ऐसा आइटम है जिसकी वजह से इंडियंस बीमार हो रहे हैं? आज देखो, जो आप बात कर रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं फैड। फैड क्या होता है कि आप एक डर फैलाओ। हम्म, रोटी हमारे खाने का पार्ट है कई सौ साल से, और हम्म, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की अगर आप बेल्ट देखो तो राइट। वहाँ गेहूं जो है वो प्रीडोमिनेंटली चलता था, और आज से नहीं कई साल से चलता है। अगर आपको रोटी से एलर्जी नहीं है, गेहूं से एलर्जी नहीं है, हम्म, ठीक है, आपको अगर इस तरह का कोई एलर्जी नहीं है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत क्या हो जाती है कि जब ये स्टडीज होती है बाहर के देशों में, वहां पर आप देखिए अमेरिकन ब्रेकफास्ट क्या था। अमेरिकन ब्रेकफास्ट था बेकन एंड एग्स, वो खाते थे। जब उन्होंने ब्रेड खाना शुरू किया तो उनकी जेनेटिक्स चेंज हुई। हमारी जेनेटिक्स नहीं बदली है, हम तो रोटी खाते आ रहे थे, हम रोटी खाते चल रहे हैं, ठीक है। अब वहां की हमने एक रिसर्च उठा के पढ़ी और हमने बोला देखो इससे तुझी ग्लूटन एलर्जी होती है। हम्म, अरे तू बचपन से रोटी खाता आ रहा है मेरे भाई, तेरे को बचपन से आज तक एलर्जी नहीं हुई, आज तेरे को ग्लूटन एलर्जी कहां से हो जाएगी? क्योंकि तूने किताब में पढ़ लिया कि देखो इससे तो ग्लूटन एलर्जी हो रही है जी, इस वजह से तो दिक्कत हो रही है। बॉस आपको नहीं है, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना है। अब वो आप गेहूं से ले रहे हैं, अब वो चावल से ले रहे हैं, आप वो ज्वार से ले रहे हैं, बाजरे से ले रहे हैं, रागी से ले रहे हैं, इससे तुम्हारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मान के चलिए कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से पेट्रोल डलवाएं, भारत पेट्रोलियम से पेट्रोल डलवाएं या रिलायंस से डलवाएं, क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा बहुत रेट का फर्क होगा मैक्सिमम, यस। बट आपकी बॉडी तो परफॉर्मेंस वैसी ही देगी ना, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस नहीं चेंज होने वाली। सो रोटी अगर आप देखें तो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। आपका मन नहीं है खाने का, आपकी बॉडी सूट नहीं करती है, तो आप उसकी जगह चावल ऐड कर सकते हो, उसकी जगह आप ब्रेड ऐड कर सकते हो, उसकी जगह पास्ता ऐड कर सकते हो, उसकी जगह कोई भी और ग्रेन आप ऐड कर सकते हो कि मेरा कार्बोहाइड्रेट इससे पूरा हो। बट मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जो तुम्हारी डाइट के आसपास है, जो तुम बचपन से खाते आ रहे हो, हमेशा उसके आसपास रहो, उससे बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है? आपके घर में सुबह बनेगा टिंडे के साथ पराठा, और आप उसको बोलो नहीं भाई तुझे तो सुबह उबले हुए अंडे खाने हैं यार, तू कुछ भी कर, सुबह वो उबले हुए अंडे खा के आ। हम्म, वो कहेगा यार मेरा तलाक हो जाएगा, बीवी बोलेगी खाना बनाऊँ या तेरे लिए अंडे उबालूँ पहले? तो वो डाइट कर ही नहीं पाएगा कभी इस चीज़ पे। तो अगर आप उसको उसके खाने के आस-पास की चीज़ें दोगे कि यार तू पराठा ही खा, कोई बात नहीं, बट इसके साथ थोड़ा-सा पनीर रख ले साथ में, तू हम्म, कोई चीज़ रख ले, कोई ऐसी चीज़ रख ले साथ में, छाछ पी ले, दही का कुछ बना के पी ले कि तेरा जो सुबह 10-12 ग्राम प्रोटीन है, वो पूरा हो जाए, बाकी का दिन मैं मैनेज कर लूँगा, तू इतना कर ले बस। सो ही विल बी हैप्पी, द फैमिली वुड बी हैप्पी एंड हिज टेस्ट पैलेट विल नॉट चेंज। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम अमेरिकी रिसर्च पढ़ते हैं, हम यूरोपियन रिसर्च पढ़ते हैं, हम उसे इंडियनाइज करने की कोशिश करते हैं। हम उसे इंडियनाइज नहीं कर सकते। हमारी जो जेनेटिक्स है, हमारे जो लोग हैं, वो गेहूं खाते आ रहे हैं और कई सालों से खाते आ रहे हैं, कई कई जनरेशन्स ने इसको खाया है। तो आपकी और मेरे शरीर में वो जीन्स हैं जो उसको अच्छे से मेटाबोलाइज कर पा रहे हैं। बट अगर आप यही सोचो कि एक अमेरिकन और यूरोपियन भी इस तरीके से करेगा, चीज को डील नहीं कर पाएगा। अगर इटली आप जाओगे तो वहाँ आपको पास्ता मिलेगा, वहाँ आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। अब आप कहो यहाँ इंडिया में क्यों नहीं मिलता? नहीं मिलता क्योंकि वो हमारी डाइट नहीं है, हमारी स्टेपल डाइट में नहीं आता। आप अगर इटली जाओगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मल इटालियन आदमी एक पिज़्ज़ा रोज़ खाता हुआ मिलेगा, राइट। पर वो हेल्दी भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी जेनेटिक्स है ना वो रोज़ वाइन भी पीता हुआ मिलेगा। यहाँ आप किसी को बोलोगे वाइन पीनी है रोज़, तो वो 1 बोतल से पहले रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि यार मेरे को तो वाइन मिल नहीं रही है, ये बोल रहा है पीने के लिए है इसकी, तो मैं पीता रहूँगा। तो आपको ना मॉडरेशन समझना है कि मेरी मॉडरेशन क्या है, हम्म, कि मेरा कार्ब इंटेक मॉडरेशन में कितना है। अब लोग आप कहो जी मैं 12 रोटी खा लूँगा एक बार में, 10 रोटी खा लूँगा, तो यार वो कैलोरी काउंट तो बढ़ने वाला है ना। आप अपना कैलोरीज़ कैलकुलेट कराओ, किसी अच्छे कोच के साथ काम करो, वो आपको बताएगा कि मेरा कार्बोहाइड्रेट काउंट इतना है या इतना नहीं है।
हो सकता है कि आपको ग्लूटेन एलर्जी हो, ओके। वो बहुत रेयर केसेस में है। उस केस में आप जब रोटी खाओगे तो जो आपने बोला कि ओबेसिटी भी बढ़ रहा है, गट लीक भी कर रहा है, आपको बुरा भी फ़ील होगा खाने के बाद, ये सारी चीज़ें होंगी। हुँ, बट वो कितने परसेंट लोग हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो? ये भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ़ इसलिए कि कहीं लिखा, किसी ने बोला कि ऐसा हो रहा है, आपने उसको फ़ॉलो अप कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इंडियन डाइट जो है, वो रोटी हमेशा से रहा है पार्ट। आपका बचपन अगर आपको याद हो तो आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स भी क्या करते थे? रोटी रोटी पे जैम लगा के दे दिया तो वो एक मील होता था, प्रैक्टिकली एक मील होता था। राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि आज मेरे पास एक इंटॉलरेंस डेवलप हो गया और पिछले 20 साल में नहीं था, पिछले 30 साल में नहीं था। आपको सिर्फ अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करना है कि मेरे को पोर्शन कैसे कंट्रोल करना है, कि मैं उसको कैसे 1 या 2 में रोक सकता हूँ, कि मेरे को 4 नहीं खानी है, मेरे को 6 नहीं खानी है। इस तरह की चीज़ का मुझे बस ध्यान रखना है। ओके। सो यू मीन टू से कि रोटी चूँकि हम लोग बहुत टाइम से, बहुत सालों से खाते चले आ रहे हैं, इस वजह से हमारी बॉडी उसके लिए यूज़्ड टू हो गई है। हाँ। और इट कुड बी कि अगर कोई ऐसा बंदा जो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, जिसने गेहूँ कभी नहीं खाया है, तो वो चीज़ उसके लिए हार्म कर सकती है और उसके बॉडी टाइप के हिसाब से वो अलग परफ़ॉर्म नहीं कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उसकी लाइफ़स्टाइल में ये चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बेरीज़ इंडिया में नहीं आते थे। नो। आज कनाडा से इम्पोर्ट होके आते हैं। बेरीज़ हमारा फ्रूट नहीं था कभी भी, पर आज क्योंकि हम इम्पोर्ट कर सकते हैं तो हम मँगा लेते हैं। हमारे तो फ्रूट्स क्या थे, अगर आपको याद हो गर्मियों में आपको तरबूज मिलता था खाने के लिए, हुँ, आम मिल जाता था खाने के लिए। इस तरह की चीज़ें सीज़नल फ्रूट्स बोलते थे। हुँ, अब आप बोलते हैं आज तो 12 महीने आम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि डीप फ्रीज़ करके रख दिया। पर वो टेस्ट नहीं आएगा दिसंबर में, जो मई-जून में आएगा। राइट, वो आपको तरबूज जो है वैसा नहीं मिलेगा नवंबर दिसंबर में जो आपको मार्च अप्रैल में मिलने वाला है, पीक गर्मी में जो मिलने वाला है। राइट। क्यों? क्योंकि ये यहाँ का सीज़नल फ्रूट है। हुँ। तो आपकी बॉडी जो है वो उस तरीके से डिज़ाइन्ड होती है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। चिराग भाई, एक एक बात आप मेरे को बताओ, लोगों का जिम के साथ क्या ऑब्सेशन है? मतलब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ तो हर बंदे को जिम जाना है और फिट होने के लिए नहीं जाना, शो ऑफ करने के लिए जाना है कि यार मैं भी जिम जाता हूँ, मैंने भी जिम की मेंबरशिप ली हुई है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो लोग जिम जाते क्यों हैं? देखो, पहले तो जिम होता था सिर्फ़ एक तरीका जहाँ आप जाके कॉस्मेटिक अपीयरेंस अपनी चेंज करते थे। अब बड़ा बाइसेप बन रहे हैं, डोले चेस्ट-वेस्ट। पर आज भी अगर आप देखोगे लाइफ़स्टाइल की जहाँ बात आती है, जिम्स जो हैं बदल रहे हैं। अब लाइफ़स्टाइल की बात कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो आज जिम जा रहा है। आपको सोचकर हैरानी होगी, 0.3% पीपल हैव अ जिम मेंबरशिप। और आप मान के चलो कि 300 लोगों में आप 1 आदमी ढूँढोगे जिसके पास जिम मेंबरशिप होगी। आज जितने आपको जिम दिख रहे हैं ना, ये उस 0.3% अर्बन पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है। रूरल का तो नंबर और बुरा है। ये उस पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है। जितने जिम्स खुले हैं, जितने सप्लीमेंट स्टोर खुले हैं, ये उस छोटी-सी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। अगर ये नंबर मैं कहता हूँ 1% या 2% हो गया, तो हमारे पास जगह नहीं होगी जिमों में। हमारे पास इतने लोग आ जाएँगे, इतने जिम्स खुल जाएँगे कि आपके पास जगह नहीं है करने के लिए एक्सरसाइज़। तो आप ये मान के चलिए आज बहुत छोटा नंबर है जो हम कर रहे हैं हुँ, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। फिटबिट एक कंपनी है। उन्होंने एक रिसर्च किया कि एक एवरेज आदमी कितने स्टेप्स ले रहा है। नॉर्मल हम बोलते हैं 10,000 स्टेप्स और सबको लगता है 10,000 तो बड़े नॉर्मल से है, इतना तो मैं चल ही लेता हूँगा। एक पढ़ा-लिखा अर्बन इंडियन 4 से 6,000 स्टेप्स लेता है, जबकि 10,000 नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा होगा 15,000 20,000 स्टेप्स। मतलब पास होने का जो 33% वाला मार्क होता है ना, वो 10,000 है। तो वो पढ़ा-लिखा आदमी जिसे पता है कि मेरे लिए कितना ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटी, हुँ, वो 4,000 स्टेप्स लेता है दिन में, ओनली ओनली। अब आप उससे इमेजिन करो कि उसका इम्पैक्ट उसके शरीर पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास एस्केलेटर्स है, आपके यहाँ लिफ्ट लगी हुई है, आप बिल्कुल चलना नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम करते जा रहे हैं। देखिए जिम में तो आप 40 मिनट है, मैक्सिमम 1 घंटा। मैक्सिमम। आप अगर 8 घंटे सो रहे हैं तो 16 में से 1 घंटा फिजिकली एक्टिव है, 15 घंटे क्या कर रहे हैं? अगर मैं 15 घंटे इसी कुर्सी पे बैठा हूँ तो वो 1 घंटा एक्सरसाइज करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो अब आज बात ये हो रही है कि उस 15 घंटे में से कितनी फिजिकल एक्टिविटी निकाल के ला सकते हो, ये बताओ। जैसे हमने बात की स्टेप्स की, जैसे हम हुँ, पहले बात कर रहे थे कि स्टेप्स कैसे काउंट, ये डेटा जो आ रहा है इसको आप यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हो। सबने घड़ी पहन ली, सब कुछ कर लिया, पर ये तो देखो कि मेरा वीकली काउंटर लग रहा है कि नहीं लग रहा, मेरे टारगेट्स हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर पिछले हफ्ते मैंने 70,000 स्टेप्स करे तो इस बार 75 ट्राई करूँ या नहीं करूँ। तो धीरे धीरे यू विल हैव टू इम्प्रूव फिजिकल एक्टिविटी एंड दैट्स हाउ पीपल विल स्टार्ट गोइंग टू द जिम। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि जिम वाले सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मैं इस जिम से मेंबर निकाल के इस जिम में डालना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये गलत करते हो। हुँ, तुम्हारे पास 299 लोग और हैं जो जिम जाते ही नहीं हैं, उन पे फ़ोकस करो ना यार। उन्हें बुलाने की कोशिश करो ना किसी तरीके से। अब आप हुँ, रोहित भाई जिम नहीं गए मान लीजिए कभी, आप जिम में घुसे,
एक आदमी गंजी पहन के 300 किलो वजन ऐसे फेंक पटक रहा है ढप, और आपसे 2.5 किलो की प्लेट नहीं उठ रही है, और आपके साथ की उम्र का आदमी है वो। आपको मोटिवेशन होगा कभी जिम में घुसने का? कोई लड़की घुसी 18-19 साल की और ऐसे बिल्कुल एक बॉडी बिल्डर जैसा आदमी ऐसे वेट पटक रहा है, इंटिमिडेट होगे ना आप कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये जिम का प्रॉब्लम बनता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जिम्स भी अपनी इमेज चेंज कर रहे हैं कि हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम आपके 1 घंटे इंजॉयमेंट की बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैं गुलमर्ग गया। ओके। गुलमर्ग में क्या है कि आप एक स्लांट पे जाते हैं माउंटेन की, हुँ, ठीक है? और फिर स्लाइड करके नीचे आते हैं, ओके। ठीक है? एक बच्चा ऊपर जाते हुए रो रहा था कि बाबा क्या है ये वो, मतलब 7-8 मिनट उसको ऊपर जाने में लगे। नीचे आने में शायद उसे 30 सेकंड लगेंगे, पर वो 30 सेकंड की एन्जॉयमेंट जो थी, वो एक्टिविटी उसने 12 बार करी। जो बच्चा पहली बार जाने में रो रहा था, हुँ, उसने वो एक एक्टिविटी 12 बार करी बिकॉज़ वो 30 सेकंड वाज़ सो मच फन, उसको लगा यार मैं वापस जाता हूँ, यार मैं वापस जाता हूँ। तो जिम शुड बी अ प्लेस जहाँ आपको जाके लगे यार यहाँ तो मैं एन्जॉय करने आया हूँ, ये तो मेरा वो बार है, ये तो मेरी वो जगह है जहाँ जाके मैं एन्जॉय करता हूँ 1 घंटा। मैं लोगों से मिलता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, मेरी एनर्जी मेंटेन रहती है, मैं डांस करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं इस तरह की कोई भी चीज़ करता हूँ जिससे मेरी एनर्जी भी बनी रहती है, मेरी फिटनेस भी बनी रहती है और मैं लोगों से जुड़ा भी रहता हूँ। अब वो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट कि मेरे को बड़े बाइसेप्स के लिए जाना है, मेरे को बड़ी चेस्ट के लिए जाना है, मेरे को हेवी थाइज़ करनी है। नहीं, 1 घंटा मेरे को फिज़िकल एक्टिविटी करनी है जो मैं एन्जॉय करूँ। पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए कि रोहित को हुँ, कोई बोल रहा है यार तुझे जिम जाना है यार, ये क्या मुसीबत है यार, कहाँ करना है जाके मुझे, वो नहीं होना चाहिए। आपको एक एन्जॉयमेंट, आपको एक एक पैशन होना चाहिए, आपको एक मोटिवेशन होनी चाहिए खुद जाने की कि यार मैं खुद जाऊँगा जिम, मेरे को कोई उठाए नहीं सुबह 7 बजे। मैं खुद उठूँ और खुद चला जाऊँ। तो इस तरह की अगर आप चीज़ देखें, किसी को पार्टी पे जाना होता है तो उसे बताना नहीं पड़ता कि तुझे 9 बजे पहुँचना है, वो पौने 9 बजे तैयार होके बैठ जाता है। राइट। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे वहाँ जाके एन्जॉयमेंट होगा और मैं खुद कर लूँगा। बच्चे को जिस दिन पिकनिक जाना होता है स्कूल की, वो सुबह खुद उठ के बैठ जाता है कि भाई साहब मेरे को तो जल्दी उठना है क्योंकि पिकनिक टाइम पे पहुँचना है। क्यों? बिकॉज़ ही एन्जॉयज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर आप जिम को पनिशमेंट बनाओगे, पीपल विल नॉट कम। अगर आप जिम को सिर्फ़ एक कॉस्मेटिक अपीयरेंस की जगह बनाओगे कि के बड़े-बड़े डोले बन रहे हैं, लोग वेट पटक रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटिमिडेट होंगे, जो कभी जिम आएँगे ही नहीं और वो पॉपुलेशन कभी जिम को एन्जॉय करेगी ही नहीं। आपके व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, अपने गली में चेक कर लो कितने लोग रहते हैं और उसमें से कितने लोग हैं जिनके पास जिम की मेंबरशिप है। कितने लोग हैं उनमें से जो जिम जाते हैं। आप देखिएगा अपनी पूरी गली में शायद 1 या 2 लोग होंगे जो जिम जा रहे होंगे। राइट। तो वही नंबर आ गया ना कि 300 में 2 ही आदमी हैं जो जा रहे हैं जिम। तो हम तो कह ही रहे हैं कि आप बाकी 299 को बुलाने की कोशिश करो ना। डांस तो सबको अच्छा लगता है। एक दिन फैमिली डे बना दो। बोलो जी मदर फादर को भी लेके आओ। अपने भाई-बहन को भी लेके आओ, हस्बैंड वाइफ दोनों आओ। 1 घंटा डांस करके जाओ। धीरे-धीरे दे गेट अकस्टम्ड टू फिजिकल एक्टिविटी एंड दैट्स हाउ दे विल स्टार्ट गोइंग टू द जिम। दैट विल बी एन ऑब्सेशन। आज जो है, आज तो मुझे लगता है सिर्फ इंस्टाग्राम ऑब्सेशन है। तो मुझे जाके फोटो डालनी है कि देखो भाई मैं जिम पहुंच गया, मैंने आज ये एक्सरसाइज कर ली, मैंने ऐसे करके पिछवाड़े की फोटो डाल दी अपने। बस ये थोड़ी है यार, ये तो आप 2-3% लोगों के लिए आप कर रहे हो। हुँ। जो एक्चुअल जनता है जिसको जरूरत है जिम जाने की, वो बेचारा तो पहुंच ही नहीं पा रहा जिम। बट चिराग भाई जो इंडिया की मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना, जो मिडिल क्लास आदमी होता है उसके पास अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन्स होती हैं अपना काम, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल सबसे बड़ा इशू है बिल्कुल। कि मैं अपनी फैमिली और खुद में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ऐसा बंदा तो यो देखो यार जिम के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। तो डू रियली थिंक कि अगर कोई बंदा जिम नहीं भी जा रहा है, तभी भी वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है, पर आपको पहले ये समझना है कि मेरी सबसे बड़ी धरोहर जो है वो मेरी बॉडी है। आप आज बीमार पड़ गए ना तो सर्वाइवल सब चला जाएगा और जो हॉस्पिटल में पैसा लगेगा, तो आपकी जितनी भी सेविंग्स है, वो सब खत्म हो जाएँगी। एक बार आप हॉस्पिटल जाते हो ना, छोटा-सा बता रहा हूँ आपको, गॉल ब्लैडर स्टोन वेग रेशियो निकालना है, बहुत छोटी-सी सर्जरी है, ठीक है। 30 मिनट की, हुँ, 1.5 लाख रुपए लगता है। आप लगा लीजिए कि जो 25,000 के ऊपर वाली पॉपुलेशन है, वो 10% की है हमारे देश में। हुँ, हुँ, तो आप मान के चलिए उसकी 5 महीने की सैलरी है। अगर डायबिटीज़ हो जाता है और उसकी वजह से पैरों में झनझनाहट आनी शुरू हो जाती है हुँ। या किडनी खराब हो जाती है, तो 60 लाख रुपए का खर्चा है। तो आप पहले से क्यों नहीं काम करते? 1 घंटा निकालो ना अपने लिए। हर चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो ना, 1 घंटा निकालो। आप उसमें जाके वॉक करो। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, सिर्फ़ 2 दिन वज़न उठा लो। ओके, वेट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। हफ्ते में 2 दिन करो बस। कोई आपको ज़रूरत नहीं है 6 दिन जाने की, 6 दिन करने की, जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 दिन केवल। केवल 2 दिन।
अगर आप मेंटेन कर लोगे, अपना मसल मास मेंटेन करके रखोगे, आपके घुटने पे, आपके कूल्हे पे, आपकी कमर पे जो लोड जा रहा है वो कम हो जाएगा, जो यहाँ पे इंजरीज होती हैं वो कम हो जाएंगी, घुटने के रिप्लेसमेंट कम हो जाएगा, डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन का रिस्क कम हो जाएगा, सिर्फ एक्सरसाइज करने से। एक बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या कहना था कि अगर आप 20 मिनट में भी 1 किलोमीटर कवर करते हो ना रोज, हुँ। तो आप 19 तरह के कैंसर्स के रिस्क को कम करते हो। 20 मिनट में 1 किलोमीटर बाय वॉकिंग। हाँ, तो आप मतलब रेंगोगे तो भी उससे जल्दी कर लोगे, मतलब रेंग के भी करोगे ना तो भी जल्दी कर लोगे। राइट। तो कहते हैं 20 मिनट में भी कर लो ना 1 किलोमीटर, तो भी आप 19 तरह के कैंसर्स के रिस्क को कम कर देते हो। अच्छा। इतना फर्क है। तो आप सोचिए, आपको टाइम निकालना है। ये मान के चलिए आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, या आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, और हुँ। या अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो कि आप तब तक जिंदा रहे कम तक जब तक वो बड़े हो जाए। नहीं तो हार्ट अटैक आए, कोई ऐसी चीज आए, तो आप किस कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए? बट चिराग भाई, पता है क्या? आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। लेकिन अभी जैसे रिसेंटली 2-3 बॉलीवुड सेलेब्स भी थे, जो रेगुलर जिम जाते थे, उनको जिम पे हार्ट अटैक आ गया, बिल्कुल। वो खत्म हो गए। और भी ऐसे केसेस हम लोग मतलब ऐसा होता है ना कि अगर एक केस भी हमने सुन लिया, तो जो इंडियन माइंडसेट है, जो पेरेंट्स हैं हमारे या जो 50s 40s के लोग हैं ना, उनके मन में क्या जाता है, यार जिम जा रहे हो, जिम मत जाओ, जिम जाओगे तो देखो हार्ट अटैक भी आ रहा है जिम पे। बिल्कुल। सबसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ पता है क्या है? हार्ट अटैक्स, हुँ। हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अगला है। अब मुझे बताओ, करोड़ों लोग मरते हैं उससे, करोड़ों। जिम में एक या दो डेथ हो गई होंगी, हुँ। ठीक है, और उसका भी रीजन नहीं बता। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि एक 8 साल का बच्चा है, उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है। एक 17 साल का बच्चा एक कोचिंग में बैठा है, उसे कोचिंग में हार्ट अटैक आया, वहां तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, हुँ। ठीक है। एक दुल्हन है, उसकी बारात नहीं चाहिए, उसे हार्ट अटैक आया ऊपर। एक वो अभी वीडियो इंदौर का वायरल हुआ था कि दुल्हन की बहन स्टेज पे डांस कर हाँ, रही थी। स्टेज पे डांस करते-करते सडनली उसको हार्ट अटैक हार्ट अटैक आया, है और वो हो शी गया। इज़ डेड। हाँ, देखो ये ना अब कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हैं, या पिछले 4-5 साल में जो फिजिकल एक्टिविटी एकदम से ड्रॉप कर दी कोविड के टाइम पे, उसके साइड इफेक्ट्स है। अभी हमें नहीं पता कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स थे, किस वजह से ऐसा हो रहा है। बट आप ये मान के चलो कि जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को और प्रोन कर रहे हो इन सब चीज़ों की, कि आपको ये बीमारियां होने ही होने वाली हैं। हुँ। आज आप अगर देखोगे तो डायबिटीज़ बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपके हार्ट पे आने वाला है, उसका इम्पैक्ट आपके पूरे शरीर में ओवरऑल फंक्शनिंग में आने वाला है। तो ये एकाध केस को सोच कर आप एक धारणा मत बनाओ कि जिम नहीं जाना। फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, वॉक करते हुए, काम करते हुए हार्ट अटैक तो कभी भी आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस। अब मुझे बताओ ना, वो बच्चा तो कोचिंग में पढ़ रहा था, उसको हार्ट अटैक आने का क्या मतलब है? ना उस पे कोई स्ट्रेस था, ना वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था। दैट मीन्स कोई ऐसा मेल फंक्शन था, अंदर मेल फॉर्मेशन था, कोई एनेरिज्म था। एनेरिज्म का मतलब क्या है कि वे जो आर्टरी है वो डायलेट कर गई है, वो फट गई। हुँ। अब वो किसी भी तरीके से फट सकती थी, या ज़रूरी थोड़ी था कि वो जिम में ही फटेगी। इट वुड हैव हैपेंड एनी टाइम। बट हाँ, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जिम जा रहे हो, 40 के ऊपर हो, वज़न भी ज़्यादा है, स्मोक भी करते हो, तो अपने डॉक्टर से मिल लो। एक बार ईसीजी करा लो, थोड़े बहुत टेस्ट बोलेगा वो करा लो। उसके बाद जिम आओ ना टेंशन फ्री होके। मतलब मैं कहता हूँ, इतने पैसे हर साल रखो कि मुझे खराब करने हैं। राइट। ये टेस्ट मुझे कराने ही कराने हैं। हर साल जाके मुझे ये टेस्ट जो है हार्ट के, वो कराने हैं। मुझे ईसीजी ज़रूर कराना है। अगर 2 साल 3 साल में स्ट्रेस को ज़रूर कराना है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। अपना कोलेस्ट्रॉल हर साल चेक कराना है। तो ये टेस्ट मैं हर साल कराऊँगा। और डॉक्टर से जाके पूछूँगा, सर ये टेस्ट है और इसके हिसाब से आपको लगता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं? डॉक्टर आपको बता देगा, हाँ यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इश्यू होगा तो वो भी बता देगा कि हाँ ये इश्यू है, मत करो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में हम छुपाते हैं चीज़ें। हमें लगता है यार डिले कर देते हैं, छोड़ना अभी नहीं कराते, बाद में करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। जो चीज़ अभी ठीक हो सकती है, वो आगे उतनी बड़ी बीमारी बन सकती है कि जो ठीक ही ना हो। राइट। उसका एक रीज़न ये भी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मैं फिट हूँ, मैं टेस्ट कराऊँगा तो कोई ना कोई बीमारी तो निकल ही आएगी। तो अभी ठीक हो सकती है ना भाई। अगर आज आप मान के चलो कि HbA1c एक टेस्ट होता है जो आपके 3 महीने की शुगर बताता है, कि आपकी पिछले 3 महीने में शुगर कितनी रही, ठीक है? आज टेस्ट करूँगा, कल का तो पता चल जाएगा भई, कल नींद नहीं आई या खाना कुछ भी खाया तो मेरा ब्लड शुगर ऊपर-नीचे होगा। या पर 3 महीने तो चोरी नहीं कर सकता ना। अब वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो प्री डायबिटिक स्टेज है। प्री डायबिटिक का मतलब क्या है? 6.4 से नीचे उनका शुगर है, और बॉर्डर पे हैं। हाँ, 5.7 से ऊपर। यहाँ वापस आ सकते हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। थोड़ा-सा डाइट करना, थोड़ी-सी एक्सरसाइज करनी है, हो जाएगा ना। पर वो वेट करते हैं, नहीं कोई बात नहीं। डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर कहा जी ये दवाई लिखो, ये दवाई लो, इसको शुरू करो आज से। अब आपको डाइट तो मिली नहीं, हुँ। दिक्कत आपके खाने में थी यार। आपने क्या किया, दवाई ली एक, दवाई में क्या था कि आपका जो बॉडी है वो ज़्यादा इंसुलिन बनाए। आपका जो बॉडी है वो यूरिन के रास्ते से ग्लूकोज़ को बाहर निकाल दे। इस तरह की चीज़ें आपको दे दी गई।
तो आप दवाई पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, डाइट आपकी चेंज होती नहीं है, वो 6 महीने और 1 साल बाद आपकी शुगर और बढ़ जाती है। राइट। डॉक्टर दूसरी दवाई देता है, तीसरी दवाई देता है, आखिरी बोलता है जी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ, फिर बोलता है इसकी डोज़ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। फिर एक दिन निपट जाओ। हाँ, नहीं और निपटना मतलब मैं बोलता हूँ गंदी मौत है, हुँ, गंदी मौत है, क्यों? किडनी खराब हो गया जी। अब इधर से शुगर भी मैनेज करना है, हुँ, उधर से आपकी दोनों किडनियाँ खराब है। फैमिली को पहले डोनर भी ढूँढना है और ये भी नहीं पता कि डोनर दे पाएगा किडनी कि नहीं, क्योंकि आपकी शुगर इतनी हाई है। राइट। शुगर में मान के चलो आपका डॉक्टर आपके दाँत का मसूड़ा भी टच नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कभी ठीक ही नहीं होगा। आपके पाँव में आपकी जो उँगलियाँ हैं, वहाँ ब्लड नहीं पहुँचता है। शुगर पेशेंट्स के शुगर पेशेंट को अगर बहुत बढ़ जाए, तो वहाँ गैंग्रीन हो जाता है, उसको बोलता है बिल्कुल सड़ जाता है वो पार्ट, हुँ, और वो टूट के अपने आप गिर जाता है, वो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना बुरा हाल हो जाता है। मतलब मैंने लोग देखे हैं, मान लीजिए मैं आपको एक बहुत इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अपनी मदर के साथ गया चांदनी चौक। आपको पता होगा दिल्ली में चांदनी चौक ये एरिया जहाँ साड़ियाँ-वाड़ियाँ मिलती हैं। राइट। हमारे घर में कोई शादी थी, तो वहाँ पे एक अंकल बैठ के साड़ी दिखा रहे हैं और एक चूहा उनका पैर काट रहा है। अच्छा। चूहा उनका पैर काट रहा है और अंकल को फ़ील भी नहीं हो रहा कि चूहा मेरा पैर काट रहा है। उनका एम्प्लॉयी चिल्लाया कि सर वो चूहा पैर पे है आपके। उन्होंने ऐसे लात मारी तो वो इतना बड़ा स्किन का पीस निकाल के ले गया था चूहा। उसको समझ में नहीं आ रहा, उनको फ़ील ही फ़ील नहीं ही हुआ। नहीं हुआ। अब आप इससे लगा लीजिए कि आपकी सिचुएशन की हालत क्या होती है उस टाइम पे। क्या ये इंजरी कभी हील हो पाएगी? उसका पैर ही कटेगा अब, उसका पैर ही कटेगा। बट हुँ, आज प्रॉब्लम थोड़ी थी, प्रॉब्लम तो यार 20 साल पहले शुरू हुई थी ना। राइट। अगर आप 20 साल पहले से खान-पान ठीक रखते, एक्सरसाइज़ करते, फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करते, जो पैसे आज डॉक्टर को दे रहे हो तब जिम में दे देते, हुँ, तो ज़्यादा ज़रूरी होता। मैं कहता हूँ 20 साल का लड़का जिम नहीं जाएगा कोई बात नहीं, हाँ। 40 के ऊपर वाला आदमी को ज़रूर जिम जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो मेरा बुढ़ापा अच्छे से कटे, जवानी तो कट ही गई, पर बुढ़ापा अच्छे से कटे उसके लिए जिम जाना बहुत ज़रूरी है। और जबकि माइंडसेट ये है कि लोगों को जवानी में जिम जाना चाहिए, बुढ़ापे में छोड़ देना चाहिए। ये गलत है ना, यही तो सबसे बड़ी गलत धारणा कि आपको बुढ़ापे में जिम नहीं करना है, 40 के ऊपर आपको जिम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे बॉस अब तो ज़्यादा ज़रूरत है, अब हुँ, तो आपको मसल मास भी मेंटेन करना है, आपको मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करना है, आपको अपना खाना-पीना और देखना है। हुँ, क्योंकि ये वो टाइम है जब बॉडी अपने गिव अप कर रही है, अब हार्मोन्स नीचे आ रहे हैं, मसल लॉस होता जा रहा है, आप उसे कैसे मैनेज करोगे? ओके। चिराग भाई, जिम जो लोग जाते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है वे प्रोटीन कंज़्यूम करते हैं। तो मैं अब वे प्रोटीन पे आऊँगा। एक धारणा बनी हुई है कि वे प्रोटीन को लोग वे प्रोटीन के नाम से कम जानते हैं, डब्बे के नाम से ज़्यादा जानते हैं। कि जिम जा रहा है, डब्बे ले रहा है, शरीर खराब कर देगा। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कोई वैद्य जी आए थे, उन्होंने देखा कि मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, तो ही वाज़ लाइक कि ये डब्बे मत खाओ, ये शरीर के खून को पानी कर देगा। हुँ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है कि जो मेरे खून को पानी कर देगा? हुँ। सो ही वाज़ लाइक कि नहीं, नहीं ये डब्बे मत खाओ, डब्बे खाने से खून पानी हो जाता है। तो ये जो धारणा वे प्रोटीन को लेके बनी हुई है कि वे प्रोटीन का नाम डब्बा हो चुका है, आपको क्या लग रहा है कि ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखो इस पे बाद में आते हैं, इससे पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स देता हूँ। ठीक। स्टैट्स क्या कहते हैं? आईसीएमआर है, ठीक है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल हुँ, रिसर्च। उनका डेटा क्या बोल रहा है कि हिंदुस्तान में नॉर्मल जो आदमी है, हाँ, जो एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है। जो घर पे बैठा है, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 0.8 0.8 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर डे। ओके। सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, हुँ, आपके बालों के लिए भी, आपके स्किन के लिए भी, ठीक है? आपके ऑर्गन्स के रिपेयर के लिए भी, आपका खाना पचाने के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं वो भी प्रोटीन से बन रहे हैं, और आपके हार्मोन्स बनाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के सेल्स जो है वो सब प्रोटीन से बन रहे हैं। तो इतना मिनिमम प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है? आपको क्या लगता है अर्बन इंडियन, हुँ, मैं फिर बोल रहा हूँ रूरल की बात नहीं कर रहा, अर्बन पढ़ा लिखा इंडिया जो है वो कितना प्रोटीन लेता होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.4 ग्राम। डेटा कह रहा है 0.4 टू 0.6, 0.8 बेयर मिनिमम था, आप उसका भी 50% आ गए हो। अब आप लगाओ इससे कि 0.4 पे आपकी बॉडी को प्रायोरिटाइज़ करना है कि भाई इसके बाल बचाने हैं कि इसकी स्किन बेटर करनी है, इसका खाना पचाना है कि इसकी इम्यूनिटी बेटर करनी है। हुँ, हम ये नहीं कह रहे कि प्रोटीन आपको सप्लीमेंट से चाहिए, हुँ, बट आप नेचुरली पूरा नहीं कर पा रहे हो। मेरी एक रील बहुत वायरल हुई दाल को लेकर। हुँ, लोग बोलते हैं मैंने 1 कटोरी दाल खा लिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बता मुझे सिंपल सी, कितने किलो का पैकेट आता है तेरे घर में दाल का? बोला जी आधा किलो का। मैंने हुँ, कहा कितनी बार में बना? बोला जी 2 बार में। मैंने कहा हुँ, कितने लोगों को खाने वाले? बोला जी 4 लोग हैं। मैंने कहा ठीक है, 250 ग्राम एक बार में बनी, 4 लोग हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस 60 ग्राम तेरे हिस्से में आई। राइट। मैंने कहा 60 ग्राम का 18% होता है प्रोटीन। पूरा प्रोटीन नहीं है, हुँ, 18%। 18%। 20% की एवरेज लोगे तो 10-11 ग्राम प्रोटीन आपको मिला। राइट। अब ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है।
इसमें एक अमीनो एसिड मिस करता है। अगर आपने खाली दाल खाई है तो वो 10-11 का भी 5-5.5 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक। तो आप मुझे बताओ, पूरी कटोरी दाल खाने के बाद अगर 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और उस आदमी को 60 ग्राम पूरा करना है, तो कितनी कटोरी दाल खानी पड़ेगी? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारे देश में, कि हमें लगता है कि हमारा खाना जो है हुँ, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस हो रहा है। मैंने एक कटोरी दाल खा ली तो उससे बहुत प्रोटीन मिल गया। आप एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री हो। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको अपना एफर्ट डाल के प्रोटीन पूरा करना पड़ेगा। हुँ, कोई मुझे बोले यार मैं सुबह 4 अंडे खा सकता हूँ, हुँ, और मैं उसे लिख के दे दूँ कि जो वे प्रोटीन पीना है, तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। क्योंकि आपके पास फूड का ऑप्शन है, हुँ, तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। कोई मुझे बोले यार मैं दोपहर को 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा सकता हूँ, और मैं बोलूँ नहीं तू चिकन ब्रेस्ट मत खा, तू वे प्रोटीन पी, तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। फूड इज ऑलवेज द प्रायोरिटी। फूड ओके, जब पूरा नहीं कर पाता चीज को, तो हमें सप्लीमेंट डालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आज विटामिन डी हिंदुस्तान में कम क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कवर्ड हैं, हमारे शरीर कवर्ड रहते हैं, हम धूप में नहीं जाते हैं। हुँ, तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है ना, डॉक्टर भी ऑब्वियसली, लिख के दे रहा है ना वो सप्लीमेंट। राइट। मैक्सिमम केसेज़ में विटामिन डी3 तो बॉडी में है ही नहीं, है ही नहीं। मेल्स के। अब आप मुझे बताओ कि अगर कल को आके बोला अरे डब्बे वाला विटामिन डी ले रहा है तू, तो अरे लेना है उसे भाई, डब्बे में आए या कैप्सूल में आए या शीशी में आए, क्या फर्क पड़ रहा है? बॉडी की रिक्वायरमेंट थी ना। हड्डी कमजोर हो रही थी, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, डॉक्टर ने बोला पीना है तो पी रहा है। यही सेम चीज प्रोटीन के साथ है। अगर आप अपने खाने से पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे एक सप्लीमेंटेड सोर्स चाहिए। वो हुँ, सप्लीमेंटेड सोर्स क्या है? वो वे प्रोटीन है। अगर आप देखें 70s 80s तक जब चीज़ या पनीर बनता था, हुँ, ठीक है? हिंदुस्तान में हम पनीर खाते हैं, बाहर हम चीज़ खाते हैं, ठीक है? तो जो पानी बच जाता था उसे फेंक दिया जाता था, यस। ठीक है? कई सालों तक। हुँ, फिर एक साइंटिस्ट ने बोला यार इस पानी को यूज़ करके हुँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसमें से प्रोटीन निकाल लूँ? हुँ, तो उसने एक प्रोसेस निकाला, एक छन्नी निकाली, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूल छोटा होता है, तो वो छन्नी से पास कर जाता है और कार्ब्स एंड फैट्स पीछे रुक जाते हैं। ठीक है। तो अब जो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ उसमें प्रोटीन ज़्यादा था। अच्छा, उसने उस प्रोटीन को लिया, उसको इवेपोरेट किया, उसमें से इवेपोरेशन करके पानी निकाल दिया। अब जो पाउडर बचा दैट वाज़ प्योर प्रोटीन। वे प्रोटीन। इसीलिए उसका नाम पड़ा वे प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट। एक जगह आपने लाके उसको कॉन्सन्ट्रेट कर दिया सारा प्रोटीन, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? वे प्रोटीन तो कॉन्सन्ट्रेट। अगर मैं घर पे दूध लाके उसका कप पनीर फाड़ता हूँ, पनीर अलग अलग कर लेता हूँ और जो उसका पानी बचा पानी हुआ है, बचेगा वो वे प्रोटीन है। तो उस पानी को अगर मैं बॉयल कर दूँगा तो वो पाउडर बन पाउडर जाएगा। बन जाएगा, पर उसमें क्वांटिटी कम होगी। आपके केस में 1 लीटर दूध लोगे अगर, हाँ, तो उसमें मान के चलिए 30-32 ग्राम प्रोटीन होगा, 33 ग्राम। हुँ, इसमें 80% तो केसीन जो पनीर में चला गया, हुँ, 20% वे होता है जो पानी में रह जाता है। तो 1 लीटर में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो जैसे मेरी मदर क्या करती थी, उस पानी से रोटी आटा रोटी का आटा। आटा गूँध देती थी, तो वे प्रोटीन की रोटी भी बन गई। अब हुँ, ये थोड़ी कोई मना कर सकता है कि इसमें वे प्रोटीन नहीं है, इसमें भी है। तो राइट, अब क्या है ना, कंपनीज़ को भी समझ में आ रहा है कि वे प्रोटीन सिर्फ़ पीने के लिए नहीं है। अब आप उसे डिफरेंट खाने में ऐड कर सकते हो। जैसे हुँ, अब यूरोप में एक पंप आया है, प्रोटीन पंप बोलते हैं उसे। प्रोटीन पंप, हाँ, वो टेस्टलेस है प्रोटीन। ओके, तो वो लोग पास्ता में डाल देते हैं। वो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसके ऊपर गार्निश कर दिया। एक पंप जो है वो 5 ग्राम प्रोटीन है। मतलब एक बार निकलेगा जो लिक्विड, हुँ, वो 5 ग्राम प्रोटीन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो लोग उसे अपने खाने में मिला रहे हैं नॉर्मली। हुँ, तो ये एक कहानी है कि हमें समझना पड़ेगा, वे प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप आज प्रोटीन पिएंगे और कल सुबह आपके शरीर में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उठेगा। ऐसा नहीं होने वाला। वो सिर्फ आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। यार कभी किसी को ये सुनते हुए देखा कि यार मैंने इस दुकान से अंडे खरीदे, मेरे को बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, मैंने इस दुकान से अंडे खरीदे, मुझे रिजल्ट नहीं आया? हुँ, नहीं ना। आप उसे फूड की तरह लेते हो, यहाँ से लूँ या वहाँ से लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? सेम वे प्रोटीन के साथ है। यहाँ से लूँ या वहाँ से लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो सिर्फ़ मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए था। वो कभी भी मसल बिल्डिंग के लिए, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं था। ये उन कंपनी से गलती हुई है। मैं आज भी बोलता हूँ ये सबसे बड़ी गलती थी कि जब उन्होंने एक बॉडी बिल्डर साथ खड़ा कर दिया प्रोटीन के डब्बे के। हर किसी को लगा कि ये डब्बा खाते ही मैं इसकी तरह दिखने लग जाऊँगा। आप भी कई साल से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, मैं भी कई साल से एक्सरसाइज़, हम तो वैसा नहीं दिखते। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि प्रोटीन का काम वो नहीं था। हमने सिर्फ़ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करी। और बड़े सारे रिसर्च है, शॉर्ट टर्म स्टडीज़, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं, जो कहती है कि 4 साढ़े 4 ग्राम तक प्रोटीन लिया किसी ने और उसके अच्छा, बाद कॉलेज एथलीट्स को दिया 4 महीने के लिए, हुँ, और उसके बाद किडनी और लिवर टेस्ट किया। हुँ, कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला किडनी पे भी और लिवर पे भी। पर कुछ अच्छा भी नहीं आया। उन्होंने कहा ये नहीं था कि ज़्यादा खाने से कुछ ज़्यादा हो गया आपके शरीर में, हुँ, मसल ज़्यादा बन गया या रिकवरी बेटर हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ओके, तो बेटर ये है कि जो आपकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, उतना प्रोटीन लो और जितने भाग में डिवाइड करके लो उतना अच्छा है। ठीक है।
अभी आपने बताया कि जो एक नॉर्मल इंडियन है जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसको 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इन द सेम सिनेरियो अगर कोई बंदा है जो रेगुलर जिम जा रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, तो हाँ। उसका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? देखिए, उसमें आपके वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओके, मेरा वर्कआउट एंड्योरेंस बेस्ड है कि मैं 12-15 रेपिटेशन का वर्कआउट कर रहा हूँ, रनिंग-वनिंग कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ 5-10 किलोमीटर टाइप्स का, तो वहाँ हम 1.5 ग्राम तक जाते हैं। 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम पर किलोग्राम का बॉडी वेट एक रफ रफ फिगर है। किसी का 1.2 भी होगा, किसी का 1.5 भी होगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी कैलोरीज़। ठीक है। अगर आप स्ट्रेंथ एथलीट हो, आप बोलते हो यार मैं बहुत हेवी लिफ्टिंग करता हूँ, रेप फेलियर्स तक जाता हूँ, 2-200 250 किलो का डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, 100-100 किलो का बेंच प्रेस कर रहा हूँ, तो वहाँ हम 1.8 टू 2 ग्राम्स तक भी चले जाते हैं कि ओके, 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट पर डे। ओके। 24 घंटे में आपको 2 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो कोई 75 किलो का इंसान है, हुँ, तो 150 ग्राम प्रोटीन उसे पूरा करना है। ओके। कमिंग बैक टू किडनी एंड लीवर। हुँ। मैंने बहुत सारे जिम में जब मैं एंट्री करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पर सामने बहुत सारे सप्लीमेंट्स रखे हुए हैं, बीसीडबलए, प्रोटीन, क्रेटीन, और साथ में ना एक छोटी-सी डिब्बी रखी रहती है हिमालय ले 52। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो लोग वे प्रोटीन रेगुलर कंज़्यूम कर रहे हैं, जो लोग सप्लीमेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, क्या उनको लिवर 52 टैबलेट्स भी कंज़्यूम करनी चाहिए साथ में? यार सबसे बड़ी चीज़, दूध पीने के बाद क्या लिवर 52 खाया था कभी? नहीं, पनीर खाने के बाद लिवर 52 खाया था कभी? नहीं। तो फिर ये आप क्यों लेना है? है तो मिल्क का बाय प्रोडक्ट ही ना यार। हम क्यों इस चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं? लिवर एक बहुत अच्छा ऑर्गन है। ठीक है। तुम्हारी बॉडी को खुद डिटॉक्स कर देता है। ये डिटॉक्स करने के लिए तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप काम करता है। अगर आप हर चीज़ कंट्रोल करके ले रहे हो, अपने आरडीएस को मेंटेन कर रहे हो, तो आपको अलग से लिवर 52 लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। वो तब ज़रूरत पड़ती है कि मान लो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग डोज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स ले लिया, उससे मेरा लिवर डैमेज हो गया, या कोई और ऐसी चीज़ करी जिससे मेरा लिवर डैमेज हो रहा है, मैं बहुत अल्कोहल कंज़्यूम कर रहा हूँ, तो समझ में आता है यार प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपका पार्ट है। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे रिलिजन्स हैं, जहाँ एक 60 किलो का आदमी 1 किलो मीट खा जाता है दिन में, और 1 किलो मीट का मतलब हो गया 250-300 ग्राम प्रोटीन। 60 किलो के आदमी के हिसाब से आप लगाओ तो 4-5 ग्राम, 4 ग्राम हाँ, प्रोटीन। के आस-पास उसका रोज़ का है। उसका तो लिवर कभी खराब नहीं होता, उसका किडनी कभी खराब नहीं होता। आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके बैठो, वो जो किडनी का डॉक्टर है, उससे पूछो कि सर किडनी खराब होने का कारण बताओ। बोलेगा भाई 10 में से 7 केस जो है ना वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से हैं। 10 में से 7। अगर प्रोटीन इतना बड़ा प्रॉब्लम था तो उस पॉपुलेशन में से किसी का तो किडनी खराब होना चाहिए था। साला किसी का तो लिवर कभी खराब होना चाहिए था वहाँ पे। राइट। कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज़ बॉडी मैनेज कर लेती है। अगर हुँ। आपका किडनी डैमेज नहीं है, आपका लिवर ऑलरेडी डैमेज नहीं है, तो बॉडी मैनेज कर लेगी। अब आप बोलो यार मैं रोज़ जो है आधी बोतल शराब भी पीऊँगा और फिर मेरे को प्रोटीन भी खाना है और मेरे को सप्लीमेंट भी लेने हैं, तो भाई लिवर तो फिर बोलेगा ही ना, बस कर। बस कर दे यार, क्यों लोड कर रहा है? बट आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीते हो, अच्छे आप एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हो, सब्जियाँ खाते हो, फल-फ्रूट खा रहे हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हो, नींद आपकी अच्छी है, विटामिन्स आपके पूरे हैं। मजाल ही नहीं है कि आपका लिवर जो है ये बोल जाए कि आपको दिक्कत है किसी चीज़ की। हम लेने के चक्कर में ज़रूर खराब कर देते हैं। जैसे मेरे अच्छा। पास एक केस आया, किसी ने उसे शिलाजीत की वो दे दी, रॉक का हाँ। टुकड़ा-सा कि भैया ये खा लेना। उसने अपना लिवर वो वैल्यू चेक कराया, आप मानोगे नहीं, 50 के नीचे नॉर्मल होता है। हाँ, 22 साल का लड़का 600 के ऊपर था। मैंने कहा, "तू शराब पी रहा है क्या रोज़?" हाँ, बोला, "नहीं भैया।" हाँ। मैंने कहा, "कोई इंजेक्शन लगा रहा है?" बोला, "नहीं भैया।" मैंने कहा, "बीमार हुआ था?" बोला, "नहीं भैया।" हुँ, मतलब मैंने उसके दिन से रात हो गई, मेरे को समझ ही नहीं आया कि इसको दिक्कत कहाँ से है, क्यों इसका लिवर खराब हो रहा है। हुँ। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कुछ तो लेता है रात को सोने से पहले? बोला हाँ, वो एक मेरे भैया हैं, उन्होंने ना एक वो रॉक सी ला के दी थी कि बोला ये शिलाजीत की वो है, इसको तोड़ के पानी में डाल के पी लिया कर। अच्छा। तो कह रहा है, मैंने कहा ये बंद कर भाई सबसे पहले, इसमें क्या है कुछ नहीं पता, और यही तेरा लिवर खराब कर रही है। आप मानोगे 2 हफ्ते उसने बंद किया, उसका लिवर वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, वो मतलब ऑटोमेटिक। अपने आप कोई ना लिवर 52, ना मिल्क थिसल, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बॉडी ने अपने आप को हील कर लिया। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, तुम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दो, हुँ, वो अपने आप हील कर लेगा। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो प्रोटीन हो, बीसीडब्ल्यूए हो, ईडब्ल्यूए हो, पहली बात तो आपको ज़रूरत है या नहीं ये देखो। अगर मेरे क्लाइंट का प्रोटीन वैसे ही पूरा हो रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं देना। बट नॉर्मली जो एक माइंडसेट है कि जो वेजिटेरियंस है ना, उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो ना आप एक डाइट बताओ वेजिटेरियंस के लिए कि एक नॉर्मल इंडियन जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता, जिम नहीं जाता, वो केवल अपना काम करता है और थोड़ी बहुत उसकी फिजिकल एक्टिविटी है।
तो एज ए वेजिटेरियन वो अपना डेली का प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा कर सकता है? देखो वेजिटेरियन की भी ना कैटेगरीज आ गई हैं। ओके, कैटेगरीज क्या है? एक वो आदमी है वीगन जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग हनी, ओके। उसको बोलते हैं वीगन। जो हनी ले लेता है उसे बोलते हैं बीगन, BEEGAN। या। फिर जो दूध ले सकता है और पनीर वनीर खा सकता है, दूध के प्रोडक्ट लेगा, उसको बोलते हैं लैक्टो वेजिटेरियन। ओके। और जो अंडा कहता है मैं अंडा भी खा लूंगा, हम्म। हमारे यहाँ पे बोलते हैं एगिटेरियन। एगिटेरियन कोई वर्ड नहीं होता, ओके। उसको बोलते हैं ओवो वेजिटेरियन, OVO, ओवो वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। तो अगर आप दूध और अंडा ले लेते हैं तो बोलते हैं लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। ओके। हमारे हिंदुस्तान में अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी लोग जो है वो दूध पी लेते हैं, पी लेते हैं। तो आपको प्रोटीन की कोई खास रिक्वायरमेंट बचेगी नहीं अगर आप ढंग से अपना दूध मैनेज कर ले तो। अच्छा। क्योंकि गांव का आदमी पहले ऐसी तो करता था कि 1 लीटर दूध पी लिया, हम्म। उसका प्रोटीन पूरा हो गया, मेहनत कर ली तो फैट निकल जाता था और प्रोटीन आपको मिल जाता था। तो ऐसे थोड़ी पहलवान इतने स्ट्रांग हो जाते थे, ये सिर्फ घी खाने से थोड़ी हो रहा था। जो दूध दही वो खा रहे थे वो प्रोटीन का सोर्स ही तो था। गलती ये हो गई कि हमने वो सब छोड़ दिया आके शहरों में। लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए। देखो हो गए या हमने अपने आप को बना लिया, बना लिया, बना लिया। लिया। 5% लोग हैं आज भी ऐसे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जिनमें लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता। बाकी लोगों का क्या है, क्योंकि दूध पिया नहीं कई सालों से, अब एकदम से शुरू करते हो तो तो फिर बॉडी को टाइम लगता है। राइट। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है ना, आप दही ले सकते थे, आप पनीर ले सकते थे, आप इस तरह की और चीज़ें यूज़ कर सकते थे, बट नहीं करेंगे। तो अगर आप एक लैक्टो वेजिटेरियन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो पनीर का एक स्टेपल बनाइए अपने डाइट में कि पनीर मुझे खाना है। एवरेज लीजिए 100 ग्राम में 25 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है। तो आप खुद जाइए दुकान पे, 4 बार कटवाइए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 100 ग्राम पनीर कितना होता है। सब्जी में कट के डलता तो कितना होगा, भुर्जी बनेगी तो कितना होगा। तो जब घर पे खाना बने तो उतने पीस तो तुम पहले चुरा लो, ये मेरे है, मैं नहीं दूंगा किसी को। शादी में जा रहा हूँ तो ये मेरे पीस है, पहले मुझे दे दो ये वाले। ठीक है। ठीक है। दही आपको अच्छे क्वांटिटी में लेनी है, हर मील के साथ लेनी है। आप उसका स्मूदी बनाना है, स्मूदी बना लो। उसे दही किस तरह खाना है, उसे दही की तरह खा लो। लस्सी बनानी है, लस्सी बना लो। कुछ भी कर लो, एक अच्छी क्वांटिटी में दही आप कंज्यूम कर लो, ये आपका काम हो जाएगा। दालें हैं, चना है, राजमा है, इन्हें जब कंज्यूम करो तो खाली मत खाओ। इनके साथ या तो रोटी लो या इनके साथ चावल लो, ताकि जो प्रोटीन कंटेंट है वो पूरा हो जाए। ठीक है। ये बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अपने प्रोटीन के बेसिक कंटेंट के आसपास पहुंच जाओ, आपको कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस का इशू है हम्म। कि यार मैं जिम भी जा रहा हूँ, अब मेरा प्रोटीन इंटेक बढ़ गया है और मुझे compete भी करना है, मुझे एथलीट हूँ मैं, मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे शॉट पुट फेंकना है, हम्म। तो फिर वहाँ उस केस में आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया एज दवाई, अच्छा। इसलिए कि मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा। और फूड से बेटर प्रोटीन नहीं हो सकता। बट भाई आज की डेट में आपने बताया पनीर। पनीर अभी एक रीसेंट डेटा आया था फसाई का कि जिसमें उन्होंने बताया कि 80% पनीर इंडिया में अडल्ट्रेटेड है। एडल्ट्रेटेड। उस पे मिलावट है। हाँ, तो भाई जो मिलावट वाली चीज़ ऑलरेडी आ रही है वो क्या मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा करेगी? बिल्कुल। अब इसमें देखो 2 चीज़ें कर सकते हो, आप मेहनत ये कर सकते हो कि घर पे बना लो, अगर आपको नहीं, लग। जब दूध ही अडल्ट्रेटेड आ रहा है, हाँ, भाई आप घर पे बनाओगे तो उसके लिए तो दूध तो आपको प्योर चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। अब मैं मतलब हर आदमी तो गाय नहीं पाल हाँ, सकता है या भैंस नहीं पाल सकता है। देखो जितना आप कर सकते हो, पैक्ड जितना आप ले सकते हो, अमूल या इनके जितने भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मदर डेयरी के, तो आप कोशिश करो कि पैक्ड उस तरह की चीज़ें लो कि आपको पता है कि यार इसमें अडल्टरेशन नहीं होगा। हम्म। जितना खुला दूध आएगा, जिस तरह की चीज़ें आएँगी, उसमें अडल्टरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। तो बेटर है कि आप उस ब्रांड पे ट्रस्ट करो, उन लोगों पे ट्रस्ट करो जो आपको बताए कि भई आपके सामने ही दूध आया। हम्म। जैसे मेरे ऑफ़िस के सामने मदर डेयरी है। ठीक। मुझे दिखता है कि मेरे सामने ट्रक आया है अभी, हाँ। अभी ये दूध उतरेगा, हाँ। तो आप उसी टाइम ले लो ना जाके। थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, हाँ। आप अच्छे खाने के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए मेहनत करते हो ना, राइट। गाड़ी खरीदने जाते हो तो 10 गाड़ियाँ देखते हो ना, कपड़े खरीदने जाते हो तो पहले वो कार्ट में डाल-डाल के लड़कियाँ रखती है ना, मेहनत करती है ना, राइट। तो इसके लिए क्यों नहीं मेहनत कर सकते? थोड़ी-सी मेहनत करो, देखो कि यार ये चीज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये कैसे बन रहा है पनीर, अगर घर पे बन जाए तो। कितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने घर पे बनाना शुरू कर दिया पनीर, कि यार ठीक है 1 लीटर दूध लिया, उसका दूध बनाया, उस हिसाब से अपना प्रोटीन निकाल के, बाकी जो है वेव जो है वो आटे-वाटे में यूज़ कर लिया। ये ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, पर पता है ना कि जो प्रोडक्ट मिला वो सही है। राइट। दही को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, दही को जैसे अब हंकर्ड बोलते हैं जिसे हम। हाँ। हंकर्ड क्या है बेसिकली? जब दही आपने डाला उस चादर से, जो 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 कप मार्किन कपड़ा। जो कपड़ा जो होता है उसके, मार्किन। हाँ, तो उसमें से जो व्हे प्रोटीन था वो नीचे निकल गया। तो जो ऊपर बचा वो केसीन वाला दही बचा जो गाढ़ा हो जाता है। हाँ। तो लोग उसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, डिप्स बना लेते हैं, उसको यूज़ करके आजकल डेज़र्ट बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। क्योंकि वो थिक हो गया ना, तो आपका टेस्ट फ्लेवर जो है, टेस्ट पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है।
लोग उसमें ही कुछ वे प्रोटीन डाल देते हैं, उसमें कोई फ्लेवर डाल देते हैं कि चलो प्रोटीन कंटेंट वहाँ से बढ़ा लेते हैं। राइट। तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है हुँ। कि आप ये सोचो कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी है। और जो अंडा खा लेता है, मैं कहता हूँ उसके पास तो कभी भी नहीं है कमी, वो ये बहाना मार ही नहीं सकता कि मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। बाकी सारी चीज़ों में मेहनत करते हो ना, तो इसमें भी कर लो। थोड़ा-सा जब डॉक्टरों को पैसे देने जा रहे हो, डॉक्टर बोलेगा परहेज़ करना तो करोगे ना, तो पहले से शुरू कर लो ना। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चा ग्रो कर रहा है ना, राइट। उसे तभी ये टेस्ट दे दो। आप उसे बचपन से ये टेस्ट दे दोगे, वो अपने आप इस टेस्ट को लेके मैनेज कर लेगा। उसके बाद अपने आप ज़िंदगी भर वो चीज़ खाएगा। आपने उसे बचपन में वो टेस्ट नहीं दिया क्योंकि उसने 1-2 बार मुँह बना लिया, "अरे! मैं ग्रीन सब्ज़ी नहीं खा रहा, ये वो नहीं आ रहा।" तुमने 2 थप्पड़ नहीं मारे। तुमने वो अच्छी पेरेंटिंग करी, "अरे! नहीं मेरा बेटा है, मेरा बेटा है।" 2 थप्पड़ मार के बोला, "खा इसको।" वो ज़िंदगी भर उस सब्ज़ी को खाता। तुमने उसका टेस्ट पैलेट ही नहीं डेवलप करने दिया। तुमने उसके टेस्ट पैलेट में भर दिया बर्गर, तुमने भर दिया पिज़्ज़ा, तुमने भर दिया बिस्कॉफ, तो वो हाँ, क्या खाएगा बड़े होके? वो क्यों कैसे चूज़ कर लेगा कि मेरे को हेल्दी खाना खाना है? यहाँ हम गलती कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि भाई ये दिक्कत है। और बट बच्चे खा भी तो नहीं रहे। क्यों नहीं खा रहे हैं मुझे बताओ ना? क्योंकि आप एज़ अ पेरेंट अगर नहीं खा रहे हो तो बच्चा कैसे खा लेगा? आप खाओ ना उसके सामने बैठ के, तो वो भी खाएगा। बोलो भाई यही ऑप्शन है, नहीं मिलेगा कुछ और, सही रह बात भूखा। है, सही बात। 1 घंटे बाद वो खुद आके अपने आप ही उस प्लेट में से खा रहा होगा। गरीब का बच्चा क्यों नहीं मना करता हाँ, कि मेरे को नमक के साथ रोटी नहीं खानी? सूखी रोटी खाता हाँ, है। क्यों नहीं मना करता? भाई भूख सबसे बड़ी होती है। सबको भूख लगती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो। यहाँ मेरा बेटा भूखा नहीं सोएगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा, बेटा मैं तेरे को ये बना दूँ, ये तेरे को मँगा दूँ। अरे क्यों? किस किस जगह भेज रहे हो तुम उसको? किस तरह का बच्चा तैयार कर रहे हो? क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? आगे जाके संसार में जिस तरह का संसार है, कौन देगा तो उसे बाहर खाना जब वो कॉलेज में पढ़ने जाएगा? सही बात। तो फिर वो इस तरह की चीज़ों पे जाएगा कि मेरे को जंक फूड खाना है, मेरे को बर्गर खाना है, मेरे को पिज़्ज़ा ही खाना है। फिर तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे क्योंकि गलती तो तुमने ही शुरू की थी ना। तो बेटर ये है कि उसे एक इंसेंटिवाइज़ प्लान दो कि भाई तू 10 दिन अच्छा खा, 11वें दिन मैं तेरे को बर्गर मँगा के दूँगी, मैं खुद मँगा के दूँगी या मैं तेरे को खुद घर पे बना के दूँगी। हेल्दी बन सकता है बर्गर, हेल्दी बन सकता है पिज़्ज़ा, मैं तेरे को घर पे बना के दूँगी, पर तू 10 दिन पहले हेल्दी खा के दिखा मुझे। 10 दिन पहले इतनी एक्सरसाइज़ करके दिखा, 10 दिन पहले इतने घंटे खेल के दिखा। उसको लगे तो सही कि उसने अचीव किया है कुछ। मैं रोने लग गया थोड़ा-सा और मेरे को ला के दे दिया। अब हमने लो, आज आप देखो ना पेरेंट्स का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा सबसे है। बड़ा इश्यू है, सबसे बड़ा इश्यू है। मेरे यहाँ जिम में एक बच्ची आई, लड़का है 17 साल का अभी, हुँ, 175 किलो का, 17 साल का लड़का 175 किलो का। 175 किलो का। आई कांट बिलीव इट। हो गया मान के चलो कि मतलब बीमारियों का घर है, हाँ, 17 साल का। सोचो उसकी सोशल इमेज उसको कैसी लगती होगी, उसको क्या होता होगा जब वो कॉलेज जाता होगा, कितना उस पे ट्रॉमा रहता होगा। राइट एग्ज़ैक्टली मतलब 17 साल की एज में 175 केजी। मेरा वेट जब 85 प्लस हो जाता है तो मुझे लगता है कि यार ये कितना वेट बढ़ गया मेरा। मतलब सोचो उसके लिए चलना, फिरना, मतलब बीमारियाँ 10 तरीके की आनी-आनी है। अब क्या मैं बोलूँ 17 साल के बच्चे की गलती थी? नहीं, उसका वज़न बढ़ गया इतना। पेरेंट्स की गलती है। खान-पान तो तुम्हारे घर में ही खराब था ना। खान-पान तो वहीं से आया ना। हुँ, और जब बढ़ रहा था तुमने नहीं ध्यान दिया तब। अब तुम मुझसे चाहते हो कि 3 महीने में वो वापस आ जाए 80 किलो हाँ, पे, तो कहाँ से आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है। कहाँ से आ जाएगा? जिम वाला कोई जादू थोड़ी कर देगा। एक्चुअली एक इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ क्या है लोगों का माइंडसेट। मैं भी जैसे जब जब नए लड़के जिम में जाते हैं ना, अब वो मेरे कहते हैं, "भैया ये बॉडी कितने दिन में बन गई?" मैंने कहा, "भाई देखो, मैगी नहीं बना रहे हो कि 2 मिनट में बन जाए। बॉडी बना रहे हो जब खराब करने में 20, 25, 30 साल लगाए हैं ना, तो उतने महीने तो दो कम से कम।" कम से कम। नहीं, क्योंकि मेहनत किसी को नहीं करनी। मेहनत प्रॉब्लम ये है कि आपको मेहनत नहीं करनी है। हुँ, अब सबको शॉर्टकट चाहिए। और अब क्या है ना, ये बात कंपनीज़ को पता चल गई है, फार्मा कंपनीज़ को कि अच्छा, सबको शॉर्टकट चाहिए। ओके। अब उन्होंने एक दवाई निकाली है, आपने भी सुना होगा ना, ओज़ेम्पिक। नहीं मैंने सुना? भी सुना इसके बारे तो में। ओज़ेम्पिक क्या है, जैसे आपको वाइग्रा की कहानी पता है? हाँ, बाइकर का तो मेरे को पता है। कि वाइग्रा बनी थी ब्लड प्रेशर के लिए यस। और उसका साइड इफ़ेक्ट था कि पेनिस का इरेक्शन हो जाता था, हुँ, है ना? तो फिर उन्होंने इसे रीब्रांड किया और इसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बेच दिया। ऐसे ही जो ओज़ेम्पिक दवाई है, हुँ, वो एक्चुअली बनी थी डायबिटीज़ के लिए। ओके। पर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ वाले आदमी को जब इंजेक्ट की जाती है, तो उसका पूरा जो आंतड़िया और पेट है वो पैरालाइज़ हो जाता है। तो आपका अच्छा, खाना जो है, हुँ, जो 2 घंटे में पचना चाहिए था, हुँ, अब 8 घंटे में पचेगा। ओके। तो मान लो कि आपने सुबह खाना खाया 9 बजे, हुँ, तो आपको शाम को 6 बजे तक भूख ही नहीं लगेगी। आपके सामने खाना रखूँ तो आप खा नहीं पाओगे, खाने की कोशिश करोगे तो उल्टी आ जाएगी। अच्छा। और ये बात जब इन लोगों को पता चली, इनको लगा तो ये तो यार ओबेसिटी का इलाज मिल गया। हुँ, तो ये दवाइयाँ मार्केट में आ गई। अब आप करण जौहर को देखो, ओपरा विन्फ्रे को देखो, जितने सेलिब्रिटीज़ का ड्रास्टिक फैट लॉस आप देख रहे हो, दैट इज़ ऑन दीज़ मेडिसिन्स।
कि मेडिसिन लेते ही हुँ। आपको भूख ही नहीं लग रही। आपके सामने खाना पड़ा हुआ, आपका खाने का मन नहीं करेगा। तो आपको भूख नहीं लग रही है, आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, आपका उससे वेट तो कम हो रहा है, बट आपके पास न्यूट्रिशंस भी तो कुछ नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं जा रहा, बट इस टाइम पे एम क्या है? ये सोचो ना। फॉर अ सेलिब्रिटी, फॉर समबडी हु इज़ 150 किलोज़, हुँ। उसका एम तो ये है ना कि मेरा 50 किलो कम करा दो भाई, न्यूट्रिशन में आगे मैनेज कर लूँगा। बिना कुछ करे कम करा दो। और बॉडी में उसका साइड इफ़ेक्ट कितना बिल्कुल आता है? देखो अब साइड इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि ना आप पानी पी पा रहे हो, क्योंकि जगह तो है नहीं उतनी, है ना? ना आप प्रोटीन-वोटीन खा पा रहे हो, मसल लॉस हो रहा है, फाइबर नहीं खा पा रहे, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन सिवियर होती है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो ये करने के बाद उन्हें पाइल्स हो गया, उन्हें हेमोरॉइड्स हो अच्छा। गए, उनको सर्जरी पाइल्स की करानी पड़ी। क्यों? क्योंकि पानी नहीं पी पा रहे, फाइबर नहीं ले पा रहे, तो क्या करोगे? तो मैं ये बता रहा हूँ कि आलसी लोगों के लिए तो फार्मा कंपनीज़ भी साथ है। वो हुँ। भी बोलती है कि भाई हम बना के देंगे दवाई, तुम लेने वाले बनो, राइट। और लोग ले रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे, इस दवाई का खर्चा महीने का 15 से 20 हज़ार रुपए है। 1 महीने का 1 खर्चा। महीने का, और ब्लैक में बिक रही है दवाइयाँ। वाह! इंडिया में जो आई हैं, ब्लैक में बिक रही हैं। तो ये इतना शॉर्टकट आप ले रहे हो, अरे भाई उससे अच्छा है जाके जिम में मेहनत करो, पसीना बहाओ। यार यही तो बोलते-बोलते हमारी जवानी निकल गई कि जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, बट लोग नहीं करते ना, मैं तो बता रहा हूँ, ईज़ी वे आउट इतने मिल नहीं, जाते हैं। ईज़ी वे आउट भाई है, लेकिन मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। लोग पता नहीं कैसे इस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं कि यार मैं आपको, जैसे बहुत सारी आज की डेट में ना मैं आपको बताऊँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आ रही हैं, हाँ। जो आपको 30 मिनट करोड़पति बनाती हैं। मतलब आज आप जॉइन करोगे, अगले महीने बीएमडब्ल्यू ले आओगे। ऐसा वो आपको बिल्कुल इतना माइंड वॉश आपका कर देंगी। वो ऐसे-ऐसे वेलनेस प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, आप ये खाओ, आपको कभी कैंसर नहीं होगा, आप ये खाओ, आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैं एक से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मैं ये खाने की, चलो मैं खाना ट्राई करता हूँ। मेरा वेट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो कहते नहीं सर आप ये ट्राई करिए, आप खाइए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी वेट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ कैलोरी जितनी आप बर्न कर रहे हो प्लस नंबर ऑफ कैलोरी जितनी आप कंज़्यूम कर रहे हो, वो आपको मैनेज करनी डेफ़िसिट करना है। है ना? ज़्यादा मतलब जितना आप कैलोरी बर्न कर रहे हो वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए जितना आप कंज़्यूम कर रहे हो। तो मैंने कहा यार जब ना तो आप मेरे को बोल रहे हो कि एक्सरसाइज़ करो, ना तो आप मेरे को बोल रहे हो खाना कम करो। बोल रहे हैं आप तो घर बैठे रहो, ऑफ़िस से बैठे रहो, बस ये हमारा प्रोडक्ट खाओ और आपका वेट लॉस हो गया। तो भई आप ऐसा मतलब मार्केट में इतना मिसलीडिंग सेल कर रहे हो और लोग कंज़्यूम कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब लोगों की बेवकूफ़ी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वो ये लोग सोचते हैं कि यार बैठे-बैठे भी वेट लॉस हो सकता है। यार वही है ना, मैं बता रहा हूँ ना, आलस। आलस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही लोग उठाते हैं। हुँ। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही, कि एक्स्ट्रा फैट बना क्यों था? हाँ। क्योंकि आप उस समय पैदा हुए थे, जहाँ पे खाना था, हुँ, बट आपके एंसेस्टर्स कब पैदा हुए? जब खाना नहीं था। हुँ। खाने में क्या मिलता था? आप कभी किसी जंगल जाओ, कहीं गेहूँ-चावल की खेती मिलती है? कहीं नहीं। इसका मतलब ये नहीं उगते अपने आप, एक आधा फ्रूट दिख जाएगा कहीं, उसमें भी जंगली फ्रूट होते हैं, आप हुँ, नहीं खाते। अब जब कबीलों के टाइम थे, तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्रूट अच्छा है कि नहीं? हुँ। 2 आदमी को खिलाते थे, अगर वो मर गए, तो नहीं खाना, अगली बार भी नहीं खाना। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था। तो खाने में क्या मिलता था? हाँ, मांस ही मिल रहा था। हाँ, तब छोटा जानवर भी नहीं होता था, बड़े जानवर मारने पड़ते थे। अब शिकार जो है वो आज होगा या कल होगा या 15 दिन बाद होगा, आपको कैसे पता? किसी को नहीं पता। ना आपके पास डीप फ्रीज़र थे, तो क्या हुआ? मारा, जितना खा सकते थे, खा लो। खा लो। और बॉडी ने उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बचा कर रख लिया कि भाई उस दिन काम आएगी जिस दिन मेरे पास खाना नहीं होगा। पर धीरे-धीरे जब इवोल्यूशन आया, खाना मिलने लग गया, खाना मैंने उगाना शुरू कर दिया। मेरी फिज़िकल एक्टिविटी, पहले मुझे कई-कई किलोमीटर चलना पड़ता था उसके लिए, शिकार करने के लिए। आज वो शिकार भी खत्म हो गया। तो अब वो एनर्जी तो वैसे ही मिल रही है, अब बॉडी ने उस एनर्जी को सेव करना शुरू कर दिया। अब फिज़िक्स का लॉ तो ये कहता है ना भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपको ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। राइट। अब आपको उसको यूज़ करना है। हुँ। आपका प्रोडक्ट उस एनर्जी को यूज़ कैसे करने में हेल्प करेगा, मुझे बस इतना बता दो, हम मान जाएँगे। अजवाइन का पानी कैसे कर देगा ये काम, ये बता दो। भई कुछ तो करता होगा, यहाँ से हटा लेगा, ले जाएगा। भई डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हारा पेट के ऊपर से चर्बी हटा दूँगा। ठीक है। मैं कहता हूँ हाँ, हटाओगे क्यों? क्योंकि वो गरम सीख लेगा और यहाँ मारेगा हुँ, और फैट पिघलेगा और हुँ। वो सक्शन से बाहर निकालेगा। इसको बोलते हैं लाइपोसक्शन। ओके। जो एक्टर्स-वैक्टर्स अपने शूट से पहले कराएँगे कि मेरी एब्स दिखे और ये सब। साइंस है ना, दिख रहा है कि भाई वो गरम सीख डालता है, पिघलाता है और निकाल लेता है फैट को। तुम ये बता दो इस प्रोडक्ट की साइंस क्या है? हुँ। मैं मान जाऊँगा कि भाई इस प्रोडक्ट की साइंस ये है, इस वजह से तुम इसको कर लोगे। ये फैट उड़ा दोगे, कैसे उड़ाओगे? कोई तो तरीका होगा ना कि फैट यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? तो वो तुम्हें कभी बता नहीं कभी पाएँगे नहीं वो। पता, कभी नहीं पता।
वो तुम्हें कभी बता नहीं पाएंगे, तो कहानी वही खत्म हो जाती है आके। उसकी जगह पर आपको जो चीज़ें दे रहे हैं वो आपको नुकसान क्या कर रही हैं आपको ये नहीं पता। जैसे जो ब्रांड्स है एमएलएम के, एक तो बहुत कॉमन ब्रांड है जिस पे बहुत केसेस है हुँ, कि लिवर डैमेज हुआ है, बहुत सारे। किडनी डैमेज हो रही है लोगों की। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने इनको प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, लोग खाए जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि शरीर में हो क्या रहा है। और उनको रेशियो भी नहीं पता कि किस रेशियो में आपको खाना है। बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जो बेच रहा है उसको तो कमीशन मिल रहा है। उसको उसको खड्डा फड़क पड़ रहा है, उसको लग रहा है 2 लोग पीछे छोड़ने हैं मुझे तो, मेरे को क्या करना है, ये कैसे खा रहा है, क्या कर रहा है? उसको तो अपनी बीएमडब्ल्यू और ऑडी दिख हाँ, रही है बस। मुझे दिख रहा है माय डियर फ्रेंड, 2 लोग और जोड़ दो तुम। 4 लोग तो कंधे के लिए मिल जाते, तुम्हें 3 लोग नहीं मिल रहे हैं। तो सेंसलेस बातें हैं कि जिस आदमी से तुम कंसल्ट कर रहे हो, भाई उसने खुद कुछ नहीं कर रखा। कोई आदमी पढ़ा लिखा है, कोई डायटीशियन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर है, तुम उससे मिलते हो जाके तो उसे पता है उसने ज्ञान ले रखा है, हुँ, तुम्हें बताएगा, कुछ तो उसके पास नॉलेज होगी। एक उस आदमी के जिसको इस लालच से जोड़ा गया था कि वो अपने नीचे 2 आदमी जोड़ेगा, राइट। तो वो तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट जेन्युइनली दे देगा? उसको तो लगेगा जो निकल सकता है लो। हुँ, तुम स्किन केयर का भी लो, तुम फिश ऑयल भी लो, तुम प्रोटीन भी लो, तुम ये भी लो, तुम वो भी लो, कि उसका टारगेट पूरा हो रहा है उस चीज़ से। गॉट इट। नहीं ये तो चलो कंपनीज़ की बात हो गई जहाँ पे पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं या फिर जहाँ पे केवल डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। अगर मैं बात करूँ वे प्रोटीन की जो इंडियन कंपनीज़ बना रही हैं, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, कोई भी इंडियन कंपनीज़ वे प्रोटीन जो बना रही है वो लैब टेस्ट के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है। स्टिल वो इतने बड़े-बड़े क्लेम्स करते हैं कि हम इतना ग्राम प्रोटीन अपने वे प्रोटीन में दे रहे हैं, अपने डब्बे में दे रहे हैं। तो ये कैसे होता है? देखो, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ पहले क्या करते थे ये लोग, प्रोटीन का कंटेंट कैलकुलेट होता था। ये ओके। क्या करते हैं, महँगे अमीनो एसिड निकाल लेते थे, उसकी जगह पे सस्ते अमीनो एसिड डाल देते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन का कंटेंट सेम रहता है। जब आप हुँ, लैब में टेस्ट कराओगे तो सेम रहेगा। अमीनो प्रोफाइल निकालोगे तो पता चलेगा भई ये क्या हो गया मेरे साथ। हुँ, बट पहले ही ये काम हो जाता था। अब क्या हुआ, जब से इसकी थोड़ी-सी नॉलेज आई है ना, और कंज्यूमर ने पूछना शुरू किया है, तो ब्रांड्स पे ये प्रेशर है कि आप पीछे लिखो हुँ। कि आपके प्रोटीन में कौन-कौन से अमीनो एसिड्स हैं और किस क्वांटिटी में है। अगर ल्यूसीन कम हो जाए थोड़ा-सा भी, तो समझ लेना कि भाई इसने प्रोटीन निकाल लिया। अच्छा ल्यूसीन। ल्यूसीन अगर 10% से कम हो जाए तो समझ लेना इसने निकाल लिया है वहाँ से ल्यूसीन, और इसकी जगह पे कोई सस्ता अमीनो एसिड डाल दिया। ओके। अब क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और इंडिया में लोगों को चाहिए चीज़ें सस्ती, सस्ती। तो वो क्या कर रहे हैं कि इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया, स्किम्ड मिल्क पाउडर, उसमें कोकोआ ऐड कर दिया, कोकोआ में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, तो वो सारा क्यूमुलेटिव प्रोटीन तो ऐड हो ही रहा है ना, तो जब आप लैब टेस्ट कराओगे तो लैब टेस्ट पास हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि भाई कोई आपको सस्ता नहीं देगा, तुम उसके दामाद नहीं हो जो तुम्हें सस्ता दे रहा है। हुँ, प्रोडक्ट वो लो जो तुम्हें लगता है कि यार वर्थ फॉर मनी है। 1500 रुपए किलो आज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का रेट है, आइसोलेट जो है वो 1700-1800 रुपए किलो है। ठीक है। तो अगर 2 किलो का डब्बा तुम्हें उससे कम में मिल रहा है, हुँ, और इसमें ये भी लगाओ कि पैकेजिंग का, फ्लेवरिंग का ये खर्चा अलग है, 1000 रुपए। राइट। तो अगर तुम्हें 3500 4000 से नीचे डब्बा मिल रहा है तो भाई ये नकली है। अब नकली का मतलब ये नहीं हो सकता कि हमेशा कुछ गलत ही डाला हुआ है। हुँ, हो सकता है सोया प्रोटीन ऐड कर दिया हो सकता है फ्लेवर्ड निकाल के अनफ्लेवर्ड डाल दिया हो, मिक्स कर दिया हो इस तरीके से। या बहुत ही कोई घटिया आदमी होगा, हाँ, तो वो क्या करता है कि बेकरी शॉप्स पे ना शेविंग्स होती हैं, जब केक बनते हैं ना, हाँ, तो उसकी शेविंग्स बच जाती है फ्लेवर्ड वाली, वो मिला देते हैं बीच में, 25 रुपए किलो। प्रोटीन में। हाँ, तो फ्लेवर तो वनीला का ही आएगा आपको। आप कहोगे यार क्या बढ़िया वनीला का फ्लेवर है, पर वो सिर्फ फ्लेवर ही है, अंदर कुछ है नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने हाँ, अंदर स्कैन कोड लगाने शुरू करे अच्छा। कि आप अंदर स्कैन करो, जो ऊपर वो जो कवर चिपका कवर होता है हाँ, उसको स्क्रैच करके स्कैन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डब्बा कहाँ से चला और कहाँ तक पहुंचा है। ओके। तो आपको ये पता है कि ये खुला नहीं है बीच में कहीं। तो आपके लिए एक ये चीज़ सही रहती है कि ये खुला नहीं है, कहीं से इधर से उधर नहीं हुआ, प्लस बिल पे आया है। हुँ, बिल पे आने का मतलब क्या है कि हर इंपोर्टर को एक स्कैन कोड लगाना पड़ता है। अच्छा। जब उसको आप स्कैन करते हो तो उस डिब्बे की पूरी लाइफ आती है कि कब वो यूएस से या यूरोप से चला था, इंडिया में किसने इंपोर्ट किया, कहाँ से किसको बिल हुआ, ये सारा डेटा आपको मिल जाता पूरी डिटेल्स आपको मिल है। हाँ, जाएगी हिस्ट्री उसकी। हिस्ट्री। नहीं तो क्या होता था पहले कि टैक्स बचाने के चक्कर में कुछ कंपनीज क्या करती थी, दुबई में उतार लिया माल, मालदीव में उतार लिया या ऐसे किसी देश में उतार लिया जहाँ टैक्सेस कम है, ठीक है। वहाँ उसकी इन्वॉइसिंग कम की कर दी। मान लो 100 रुपए का डब्बा 10 रुपए का कर दिया, 30% टैक्स था तब, तो 100 का 30 रुपए होता था, हुँ, 10 का 3 रुपए होता था, 27 रुपए बचा लिए थे। हाँ, फिर वो ऐसे ही उठा के यहाँ लिया, अच्छा, या किसी डब्बों के अंदर मिक्स करके यहाँ मंगा लिया कंटेनर के साथ, हुँ, उसे बोलता है ग्रे का माल। तो उसमें चांसेस और बढ़ जाते हैं बिकॉज उसका कोई ओरिजिन नहीं है आपको। आपको पता ही नहीं डब्बा इंडिया के लिए बना था, ये बाहर के लिए बना था, ये यहाँ पहुँच कैसे गया।
राइट। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि इंडियन ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे? मसल ब्लेज़र जैसे। नहीं, मसल बेस का तो जो अभी लैब टेस्ट मैंने देखा तो वो तो मसल बेस सबसे लोअर कैटेगरी में आया। देखो कुछ उसके प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, कुछ उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ठीक है? अभी जो आपने देखा होगा आई थिंक उसका एक बायोज़ाइम वाला प्रोडक्ट आता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड या बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हुँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके अब रॉ वे भी आना शुरू हो गए हैं, कि हुँ, आप रॉ वे भी ले सकते हो हुँ, उनसे। उनका एक बड़ा पैकेट आता है, वो भी आप ले सकते हो। अगर हुँ, आपको लगता है कि मुझे फ्लेवर नहीं लेना, ओके, तो रॉ वे सस्ता ले लो, उसमें अपना कॉफ़ी का फ्लेवर ऐड कर लो, कोई भी और फ्लेवर ऐड कर लो। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि सस्ता कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो हो सकता है वो नकली है। और अब ये तो एक प्रॉब्लम प्रोटीन की है। इसके बाद अगली चीज़ आती है हेवी मेटल कंटामिनेशन, हुँ, जो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ओके, कि कि क्या होता है? कि जब प्रोटीन बन रहा है हाँ, तो कोई मेटल लीक आउट तो नहीं कर रहा है इसके अंदर। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई मेटल जिसके अंदर आया है। जैसे एक स्टडी किसी ने की, उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन थे जिनमें हेवी मेटल्स पाए गए और ये मेटल्स जो है फिर आपकी किडनी, लिवर इन सब चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि बनाने की प्रक्रिया अगर साफ-सुथरी नहीं है, आपकी फैक्ट्री साफ-सुथरी नहीं है, तो ये चीज़ें होंगी। हुँ, तो आपको ये भी देखना है कि भाई हेवी मेटल कंटामिनेशन ना हो। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड हैं जो आ गए हैं, जो अब आपको अच्छा प्रोटीन दे रहे हैं या रॉ भी दे रहे हैं। जितनी मैंने रिसर्च की है, मुझे नहीं लगा कि इंडिया में कोई भी ऐसा ब्रांड है, जो आपको अच्छा प्रोटीन दे रहा है इंक्लूडिंग मसल ब्लेज़, अवतार और ये तो मतलब बड़े ब्रांड्स हैं। अभी द होल ट्रुथ का भी एक प्रोटीन आया है और अभी रिसेंटली दीपक भाई ने परसों मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने होल ट्रुथ के बारे में बनाया कि उसपे 15 ग्राम्स एडेड शुगर है। हुँ। देखो शुगर डालनी पड़ेगी ना, आपको फ्लेवर चाहिए तो शुगर मिलेगी, मिलेगी। नहीं होगा तो आर्टिफिशियल स्वीटनर डालोगे, हुँ, नहीं होगा तो डेट सिरप डालोगे। हुँ, भाई मीठा करने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा, बिना उसके मीठा थोड़ी होगा। अगर उसको मीठा नहीं लेना तो भाई रॉ वे ले लेना, मत ले ये चीज़। तुम्हें पीना भी पीना कोलाडा फ्लेवर है और फिर बोला यार इसमें शुगर भी डाल दी तुमने। अरे तो डालेगा ना भाई वो आदमी। मत लो ना वो फ्लेवर, तुम्हें अगर नहीं चाहिए तुम रॉ वे ले लो जाके। हुँ, रॉ वे आजकल मिलता है, हर ब्रांड बेच रहा है रॉ वे। रॉ वे लो, उसमें अपना कॉफी पाउडर डाल लो हुँ, ज्यादा अगर तुम्हें चाहिए तो। बहुत और कुछ करना है तो और कुछ फ्लेवर डाल लो उसमें। तो और मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं करना। अब तो अमूल ने इतने अच्छे ऑप्शंस निकाल बहुत दिए, ऑप्शन निकाली अमूल ने। पर वो मिलते नहीं है अमूल के स्टोर्स पे। हुँ, वो आपको वो मंगाने पड़ते हैं उनकी वेबसाइट से। आनंद से। हाँ, जो उनकी फैक्ट्री है वो डायरेक्ट वहीं से आपके घर आते हैं। हाँ, तो यार एक बार ऑर्डर कर लो ना। हाँ, 5-6 हज़ार का डब्बा लेते हो ना, तो 5-6 हज़ार का वही सामान ऑर्डर कर लो। हुँ, कि भाई रोज़ मैंने एक दूध पी लिया या मैंने एक लस्सी पी ली, कॉस्ट आपकी सेम आनी है। अगर आपको लगता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना, हुँ, नोबडी इज़ प्रमोटिंग प्रोटीन, मत लो, हुँ, ये ले लो। राइट। इम्पोर्टेड प्रोटीन जो आ रहा है एफएसएसआई का, जैसे बहुत सारे अच्छे ब्रांड हैं, बायोटेक एक है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एक है, उनके प्रोटीन आ रहे हैं। अरे, अभी आपने ऑन की बात की, हाँ, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ ऑन का। ऑन की अभी मैं वेबसाइट चेक कर रहा था, मैं ऑन का प्रोटीन बहुत टाइम से कंज़्यूम कर रहा हूँ। अभी ऑन ने 2 रेंज निकाली हैं। एक इंडिया रेंज है। एक इंडियन रेंज है, अदर इज़ इंटरनेशनल रेंज। दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 1500 का है। वो पता है क्यों है? हाँ, क्योंकि आपका टैक्सेस जो है इम्पोर्ट पे, हाँ, पैक्ड प्रोडक्ट पे इज़ अबाउट 70%। हाँ। और जब आप उसे अनपैक्ड लाते हो और यहाँ ला के प्रोसेस करके या यहाँ ला के सिर्फ पैक कर देते हो, हुँ, तो वो सिग्निफिकेंटली कम है, 30 से 40% आ जाता है वो, ओके। इतना फ़र्क है। तो आपकी कंपनीज अब क्या कर रही हैं कि वहाँ से बना के प्रोटीन हुँ, पर कट्टे में पैक करके लाएंगी अच्छा। और यहाँ ला के उसे अच्छे से मिक्स करके डब्बों में पैक करती हैं। तो जो इंडियन उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि ग्लैनबेयर के साथ मैंने कुछ टाइम कंसल्ट किया था एज एन कंटेंट क्रिएटर, तो तब हमने पढ़ा था कि ये कि जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, प्रोटीन महँगे होते जा रहे हैं, तो उसको बीट करने के लिए अब कंपनीज़ क्या कर रही है कि वहाँ से बना-बनाया प्रोटीन बट कट्टे में। तो मतलब प्रोटीन दोनों में से सेम है, सब सेम है। बट मुझे उनकी अमीनो प्रोफाइल में भी डिफरेंस लगा और प्रोटीन सर्विंग में भी डिफरेंस लगा क्योंकि देखो, मैंने दोनों यूज़ जो किए। होता क्या है, वहाँ पे 5 पाउंड का डब्बा होता है, हुँ, यहाँ पे आपको केजी में करना होता है। अब यहाँ 2.2 केजी कैसे बनाओगे? हुँ। या तो 2 किलो बनाओगे, 2.5 किलो बनाओगे, वहाँ पाउंड्स में चलता है, तो वहाँ से आपको जो मिलेगा वो 5 पाउंड का मिलेगा। नहीं, इधर भी एलबी में आता है, अब तो ऑन का जो डब्बा आता है हाँ, वो एल एलबी में अगर आप आता है। बाकी ब्रांड्स देखोगे तो वो किलोज़ में आ गए, अब सब हाँ, 2 अब किलो तो का। हाँ, 2 किलो सब में क्यों आता इसलिए आता है किलो में, क्योंकि इंडिया में किलो चलता है, है। हाँ। बाहर पाउंड्स में चलता था, हुँ, तो आपको इम्पोर्टेड आज भी पाउंड्स में मिलेगा। हुँ, जो इंडियन बना रहे हैं वो किलोज़ में बना रहे हैं, तो आपको ये भी फ़र्क पता चलेगा, जो इंडियन वाले बनाएँगे वो आपको किलोज़ में देंगे, तो उस वजह से सर्विंग चेंज हो जाती है। भई कहीं पे कम मिले, कहीं ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा क्यों? मिले। क्योंकि आपका जो टोटल काउंट है वो हुँ, स्कूप चेंज हो जाते हैं, तो वो फ़र्क पड़ता है। मैं बट तो आपको जो प्रोडक्ट, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ग्लैनबिया एक ऐसी कंपनी है, ऑन की जो पेरेंट कंपनी है, हाँ, वो रॉ वे भी बनाती है। अच्छा। जितने इंडिया में प्रोटीन मिल रहे हैं ना, उनमें से 40-50% को रॉ मटेरियल वही दे रहे हैं।
तो चावल सबको वही दे रहा है, तो आप बिरयानी अलग बना लो, मैं बिरयानी अलग बना लूँ, ये बिरयानी अलग बना लेगा। ठीक है। इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मिस्टर बीस्ट का। हाँ, मिस्टर बीस्ट ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जो वे प्रोटीन जो वे जैसे आपने बताया कि इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं उनको 50% ब्रांड्स को वे दे रहा है ग्लेनबिया, हाँ, ठीक है। जो वहाँ पे वे बनाता है, मैं पर्टिकुलर ग्लेनबिया का नाम नहीं लूँगा, सपोज़ करिए यूएस में कोई वे बना, हाँ, तो अब जो 1 नंबर का वे होता है, जो टॉप क्लास का वे आता है, हुँ, वो तो जो भी टॉप क्लास की कंपनीज़ हैं, हाँ, ऑन हो गया, आइसोप्योर हो गया या डाइमेटाइज़ हो गया, ये ले जाती हैं। इसके बाद कुछ वे जो कुछ खराब हो जाता है, जिसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो हुँ, पाती है या फिर जो उस लेवल का नहीं क्रिएट हो पाता, क्योंकि जब आप मास में बनाते हो, तो उसमें भी 2-3 कैटेगरी में वे बनता है। तो उनको इंडियन कंपनीज़ एनिमल प्रोडक्ट के नाम पे वहाँ से इम्पोर्ट करती हैं क्योंकि वो उनको सस्ता मिल जाता सस्ता है मिल जाता है, बिल्कुल। और अराउंड 30 टू 40% प्राइस पे ही मिल जाता हुँ, है और वो वहाँ से इंडिया आता है एनिमल फूड के नाम पे। फिर यहाँ पे इसको प्रोसेस करके वे प्रोटीन में डाल के आपको वे प्रोटीन बेचा जाता है। हुँ। तो वहाँ का जो एनिमल फूड है, वो हमारे लिए वे प्रोटीन है। नहीं देखो, एनिमल फूड नहीं है, वो बेसिकली है तो वे प्रोटीन। हुँ, क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सारा गेम टैक्सेस का है। हुँ, अगर आपको टैक्स बचाना है, पैक्ड प्रोडक्ट का वे प्रोटीन का टैक्सेशन बहुत अलग होता है। हुँ, प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है हमारे देश में ना। अभी वो बात नहीं आई है कि आपके हेल्थ केयर अगर कुछ अच्छा है तो आप हुँ, उस पर टैक्स फ्री कर दो। ठीक है। वो तो कहते हैं और टैक्स लगाओ, आप बाहर से लेके आ रहे हो और टैक्स लगाओ। हुँ, तो अगर कई बार कुछ कंपनीज इस तरीके से कर रही है कि उसका ब्रांड चेंज करके ला रही है, तो वो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, वो इसलिए नहीं है कि वो आपके लिए हार्मफुल है। और अगर ऐसा है तो एफएसएसआई कभी उसे अप्रूव नहीं करेगा। एफएसएसआई उसे लाकर, आप मान के चलिए कि एफएसएसआई के रूल्स इतने स्ट्रांग है कि अगर आपके पास प्री वर्कआउट आया, उसमें 200 की जगह 210 mg कैफीन है, तो वो पास नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो? नहीं करेंगे, आप कराओ। अरे! ऑफ द रिकॉर्ड तो वो 210 की बात कर रहे हो, 300 पास कर देगा। वो 300 पास आएगा चोरी से। वो चोरी से आएगा, वो हाँ। ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आएगा। उसका बिल नहीं बन सकता कभी जिंदगी में। आप उसको अपनी दुकान पे रख के बेचोगे, ट्रेड बढ़ गई तो जेल जाओगे। तो आपने देखो, आपको फसाई से अप्रूव कराना है, हाँ। तो फसाई को आप एक ही सैंपल दोगे ना, फसाई को अपने सारे बैच थोड़ी टेस्ट नहीं, कराओगे। नहीं, फसाई अपने रैंडम सैंपलिंग करते हैं। वो अपने आप उठाते हैं आके आपके उसमें से कौन-कौन से टेस्ट करने हैं, पहली चीज़। ठीक है? मैं ऐसे-ऐसे इम्पोर्टर्स को जानता हूँ जो बेचारे प्रोटीन इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे। हुँ, क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट डला हुआ है टेट्रासाइक्लिन, हुँ, जो यूरोप में चल रहा है। हुँ, इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है। हम टैबलेट्स में दे देंगे, हम पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ करने देंगे। अब जब वनीला-वनीला बाहर बनता है ना, उसमें टेट्रासाइक्लिन डलता ही डलता है, तो वो नहीं देते। 200 से ऊपर 300 एमजी कैफ़ीन अगर है आपके प्री वर्कआउट में, तो वो अप्रूव नहीं करेंगे। देखिए, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वहाँ पे जो बाबू बैठा है, हाँ, उसने भी जो गाइडलाइंस बनाई है, वो जितनी बना सकता था उसने बना दी। राइट। क्योंकि उसको आपके लिए भी बनानी है, उसे केक वाले के लिए भी बनानी है, उसे बिस्किट वाले के लिए भी बनानी है, उसे सबके लिए बनानी है, हुँ, उसे मीट वाले के लिए भी बनानी है। तो वो आपके लिए अकेला नहीं बैठा, तो हुँ, उसको जो किताब मिली उसने उसमें देखा, अच्छा ये वाला भाई अलाउड नहीं है, हुँ, तो इसको कम कर दो। तो इसका देखो कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं कि वहाँ से एनिमल बेस्ड के नाम से, एनिमल फूड के नाम से इम्पोर्ट कर लेते हैं, यहाँ लाके उसे उसमें यूज़ कर रहे हैं। बट अगर मुझे मेरा मेरा मानना ये है कि अगर क्वालिटी बहुत ख़राब है और आपको दिख रहा है कि यार ये प्रोटीन बेकार है, कैसे पता चल जाएगा? भाई सर्विंग साइज़ ही नहीं है। 30 ग्राम के स्कूप में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 14 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो ये बेकार ही है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे बेटर तो मत ही लो, ठीक है। इससे बेटर मत लो। आपके पास बजट है, मैं फिर कह रहा हूँ, यू वांट टू स्पेंड मनी, देन स्पेंड ऑन गुड ब्रांड्स। जैसे मैंने कहा, बायोटेक एक अच्छा ब्रांड है, ऑन एक अच्छा ब्रांड है, जो यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उस पे कर सकते हो। कुछ एक अच्छे इंडियन ब्रांड्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन पे स्पेंड कर लो। बट अगेन, पहले स्पेंड करना है फूड पे, फूड के बाद आप इस पे स्पेंड करिए। और एफएसएसआई और ये सारी चीज़ें तो देखो एक एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकती है। ठीक दे है। कैन नॉट स्टॉप। आज साइकोटिक भी यहाँ मिलता है, 300-400 एमजी वाले भी प्री वर्कआउट मिल रहे हैं मिल यहाँ रहे हैं, पे, मिल रहे बिल्कुल मिल रहे हैं, हैं। हुँ, बट वो लीगली नहीं आ रहे, वो चोरी के रास्ते से आ रहे हैं। चोरी से किसी ने यहाँ उतार लिए, किसी कुछ और बोल के कुछ और उतार लिया और पैसे-वैसे देके जो सेटिंग कर ली। बट ऑफ़िशियली 200 एमजी के ऊपर अगर 1 ग्राम भी है, तो आप यहाँ नहीं उतार सकते उसको। यहाँ 200 एमजी, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने रेड बुल को डंडा कर दिया था। रेड बुल में क्या हुआ कि रेड बुल 80 एमजी कैफ़ीन डालता था। ठीक है। डिफरेंट लैब्स में कई बार क्या होता है, किसी में 82 आ जाती थी, किसी में 79 आती थी। हुँ, इतना परेशान हो गए, बिकॉज़ आई नो द नेशनल हेड, इतना परेशान हो गए वो लोग, उन्होंने 75 एमजी कर दी। पूरे वर्ल्ड में रेड बुल 80 एमजी बिकती है, इंड सिर्फ इंडिया में 75 बिकती है। क्यों? क्योंकि अब किसी भी लैब में चले जाओ 80 से नीचे ही आएगा। हाँ।
क्योंकि उनकी गाइडलाइन 80 हाँ, की है। 80 की गाइडलाइन है तो कह रहा जी हमने 75 कर दिया। हम इतना परेशान हो गए थे कि कभी 82 आता था, कहीं हुँ, 79 आ रहा है, किसी लैब में 74 आ रहा है, कह रहे हैं हम परेशान हो गए। हमने फिर आके कहा भाई 75 एमजी कर दो इसको। सही है। तो ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस है जिसको आप यूज़ करते हो, कई लोग इसे अब्यूज़ करते हैं, जैसे मैंने हुँ, बताया कि आप बना के वहाँ से कट्टे में डाल के लाओगे तो टैक्स अलग है। हुँ, पैक्ड प्रोडक्ट वहाँ से लाओगे तो उसका टैक्स अलग है। मतलब 70% तक टैक्स लग जाता है, आप लगाओ उस पे, कि अगर वहाँ डब्बा 3000 रुपए का है, हुँ, तो यहाँ आते-आते तो 5 का वैसे ही हो गया। राइट। और फिर उसके बाद जो आगे टैक्सेस लगने हैं और जो आगे चीज़ें होनी है, जीएसटी-वीएसटी, और आपको अपनी कोल्ड मेंटेन करना है, वेयर हाउसिंग मेंटेन करनी है, वो खर्चा अलग है। अच्छा ये बताओ भाई, सच में क्या प्री वर्कआउट की रिक्वायरमेंट है हमको? बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं एक इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, नितेश सोनी जी। मैं उनके वीडियोज़ देखता हूँ। मतलब वो बिल्कुल सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट हैं। और उनकी एक लाइन ने मुझे इतना ट्रिगर किया, मैं भी देखता हूँ, मैं मेरी जिम में 17-17, 18-18 साल के लड़के प्री वर्कआउट लेके हिला के और जो है पी के जिम मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार अगर तुम 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो और तुम्हें प्री वर्कआउट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जिम करना ही चाहिए। देखो, प्री वर्कआउट का नोशन क्या है? हुँ, मतलब आप पहले अगर ये समझो, प्री वर्कआउट का मतलब ये था, वो सप्लीमेंट जो आपके वर्कआउट को बेटर कर सके। ठीक है। बेटर करने का मतलब क्या है? हुँ, आपके फटीग को डिले कर सके। आपकी जो मेंटल फटीग है, हुँ, उसे वेयर ऑफ कर सके। वेयर ऑफ का मतलब क्या है कि आपके शरीर में 2 तरह की फटीग होती है। एक, आप जैसे आप और मैं बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक ठीक है। है? हमने कुछ नहीं किया, हमने एक पेन भी नहीं उठाया, एक फ़ोन भी नहीं उठाया, ठीक है? बट 2 ढाई घंटे बाद हम थक जाएँगे। हुँ, इसको बोलते हैं सेंट्रल फटीग। शरीर ने कोई काम नहीं किया, हुँ, बस दिमाग ने काम किया और दिमाग थक गया। इसको हम एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करते हैं प्री वर्कआउट, क्योंकि ठीक जब है। बंदा पूरे ऑफ़िस के दिन के बाद जब आता है ना, तो थका हुआ होता है, यार अब क्या करना है, कैसे करना है, और शरीर जो है धीरे-धीरे स्लो हो रहा होता है। तो वहाँ पे आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपको कैफ़ीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हर किसी को नहीं पड़ती, हाँ, पर किसी एक आदमी को, जिसको मान लो उस दिन आके लेग्स करनी है, उस दिन आके बहुत हेवी बेंच प्रेस करनी है, या बिल्कुल ही थका हुआ और लग रहा है यार क्या ही करूँगा हुँ, जाके, उस आदमी को ज़रूरत है। ठीक है? फटीग डिले करना है, मतलब पहले आप 10 रैप कर सकते थे, अब 11 कर लिए, इतना फ़र्क होता है प्री वर्कआउट्स में, ठीक है? अच्छा। सो प्री वर्कआउट सिर्फ़ आपके उस वर्कआउट एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा है कि मेरा फटीग, मेरी थकावट जो है उसको डिले कर दूँ, और मेरा वो जो 1 घंटा है मैं उसमें पूरा एनर्जेटिक रहूँ, हुँ, दैट्स इट। वो दे क्या रहे हैं उसमें? उसमें आपको देना है कैफ़ीन। कैफ़ीन कितना? कि अगर 1 कप कॉफ़ी जो आप और मैं पी रहे हैं, हुँ, इसमें अगर 80 मिलीग्राम कैफ़ीन है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वहाँ पे होता है 200 मिलीग्राम कैफ़ीन, यानी कि ढाई को ढाई ढाई कप। कप कॉफ़ी, ओके। एक बार में। मैं आपको बोलूँ यार रोहित ये ढाई कप कॉफ़ी पियो एक साथ, आप बोलोगे पागल है क्या? मैं नहीं पी रहा, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। हुँ, और कई ऐसे प्री वर्कआउट है जो 400-400 एमजी तक जा रहे हैं, या लोग 2-2 स्कूप ले रहे हैं। तो मतलब 5 कप कॉफ़ी पी के अगर आप जा रहे हो वर्कआउट करने, तो क्या वर्कआउट करोगे आप? आपका हार्ट रेट कहाँ जाएगा? और इन चीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपको भी पता होगा, आपके पेरेंट्स, फैमिली का क्या है? सुबह चाय ना मिले तो क्या होता है? घर में युद्ध हो जाता है, गृह युद्ध। सर दर्द होता ये अब इसका यही नुकसान है कि ये आपको एक आदत बनाएगी। अब आपसे 5 कप कॉफ़ी के बिना एक्सरसाइज़ होगी ही नहीं। होगी नहीं। वो प्री वर्कआउट के बिना एक्सरसाइज़ होगी ही नहीं। तो इसीलिए उसको क्या लगता है, भाई ये खत्म हो उससे पहले दूसरा डब्बा ले आ, भाई ये खत्म हो उससे मैंने तीसरा डब्बा ले आ। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब तक कि ये लूँगा नहीं, मेरा वो किक आएगा नहीं ब्रेन में और मैं जाके एक्सरसाइज़ कर नहीं पाऊँगा। और अगर किसी को नेचुरल प्री वर्कआउट लेना है, तो कॉफ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए आपको। और कितनी क्वांटिटी में? 1 कप के हिसाब दैट्स से इट। बस, 1 कप के हिसाब से आपको रोज़ नहीं पीना। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक एथलीट है दीपा मलिक, अगर आपने उनका नाम सुना, शी इज़ अ व्हीलचेयर एथलीट। ओके। वो गई थी पैरालंपिक्स, जो ओलंपिक्स हो जाते हैं उसके बाद पैरा एथलीट्स के लिए, यस। जो पैरालाइज्ड हैं, या उनके लिए ओलंपिक्स होते हैं। आप मानेंगे, पहली महिला थी मेरी डाइट और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज काउंसलिंग के अंडर, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शॉट ओह! पुट में, ग्रेट। इंडिया के लिए। मोदी जी ने अवार्ड अवार्ड दिया, सब कुछ हुआ। हमने उनकी चाय कॉफ़ी बंद करा दी थी। अच्छा, उनके परिवार ने मुझे बहुत बोला कि ये चाय कॉफ़ी क्यों बंद करा दी? हम उन्हें कॉफ़ी सिर्फ़ तब देते थे जब उनके गेम से 3 दिन पहले जब वो प्रैक्टिस के लिए जाती थी। अच्छा। और जो आपको इम्पैक्ट मिलता था तब, हुँ, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप रेगुलर चाय कॉफ़ी पीते हैं तो। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी जो है अडैप्ट करती है। जो स्टिमुलेंट्स है, बॉडी उसकी एक आदत बना लेती है। आज आप 1 कप कॉफ़ी पीना शुरू करो, हुँ, 1 हफ्ते बाद आपको 1 कप कॉफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब आपको 2 कप कॉफ़ी से फ़र्क पड़ेगा। हुँ, आप 2 पीनी शुरू करो, आपको 4 से फ़र्क पड़ेगा। 4 पीनी शुरू करो, आपको 6 से फ़र्क पड़ने लगेगा। हुँ। तो इसीलिए आपको कॉफ़ी पीनी नहीं है। हम कहते हैं कि उस दिन कॉफ़ी पियो वर्कआउट से पहले, जिस दिन तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत हेवी वर्कआउट है, या मैं कुछ ऐसा करूँगा कि यार जो मैंने पहले नहीं किया। मेरा हुँ, पीआर है, मान लो डेडलिफ्ट का पीआर है, हुँ। मेरा स्क्वाट्स का पीआर है, मेरा बेंच प्रेस का पीआर है, या मेरी कोई और ऐसी रेस है, मैं हाई रॉक्स कर रहा हूँ या मैं कुछ फंक्शनल ऐसा कर रहा हूँ, जहाँ मुझे उस किक की ज़रूरत है।
मुझे रोज जरूरत नहीं है, रोज मैं जाके वर्कआउट कर सकता हूँ, बट किसी एक स्पेसिफिक, जैसे मेरा क्या होता है, मेरा लेग डे बहुत हैवी होता है, मेरा स्क्वाट्स जाता है 175 180 किलो, तो उस दिन मुझे कैफीन की जरूरत है, बट मेरे को रोज कैफीन की जरूरत नहीं है, उसी दिन के लिए है बस। और उस दिन वो कैफीन काम भी करेगा क्योंकि आपको आदत नहीं है। जिस दिन आपको उसकी आदत पड़ गई तो वो 1 कप फिर काम ही नहीं करेगा। तो अगर मैं डेली जिम से पहले 1 कप कॉफ़ी ले रहा हूँ तो तो वो दैट इज़ धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। फिर वो धीरे-धीरे आपको लगेगा तो नॉर्मल है मेरे लिए, मैं क्यों ही पी रहा हूँ। फिर आपको 1.5 या 2 कप में फ़र्क पड़ेगा। यही प्री-वर्कआउट्स के साथ होता है ना कि ये वाला आज तो काम कर रहा है, 10 दिन बाद यार ये काम ही नहीं कर रहा। फिर इसका 1.5 स्कूप करो। फिर ये नहीं, ये वाला लो, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ये देखो इसमें ज़्यादा चींटियाँ काट रही है, इसमें ज़्यादा ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ बीटा एलानिन। कुछ नहीं कर रहा वो, ज़ीरो है। लोग लग रहा है भाई इचिंग हो रही है, इसमें ना मेरी एनर्जी निकल रही है बहुत ज़्यादा। अरे कुछ नहीं तेरा, बना दिया किसी ने आज। मतलब आपको समझना पड़ेगा उससे आपका इम्पैक्ट। बाइसेप्स करनी है भाई, तू 2 स्कूप प्री वर्कआउट पी के बाइसेप्स कर रहा है। किस लिए? छोटी सी मसाला है, तू अच्छे से 2 एक्सरसाइज कर लेगा, तेरी वैसी पंप हो जाएगी। बिल्कुल। उसके लिए तेरे को प्री वर्कआउट की क्या ज़रूरत थी? इसमें ना हमेशा मैं एक स्टडी कोट करता हूँ स्टिंग की। स्टिंग यू नो, इट्स या एन एनर्जी ड्रिंक, यस, है ना? इट इज़ जस्ट अ कैफीनेटेड बेवरेज। यस। जैसे रेड बुल है, हुँ, उसका एक सस्ता वर्ज़न। स्टिंग है। आई नो पीपल, या मेरा ड्राइवर भी था पहले, जो दोपहर को खाना नहीं खाता था, हुँ, वो ₹60 बचा के 3 स्टिंग पीता था। अच्छा। ये नशा होता है। ये नशा होता है। प्री वर्कआउट्स जो है वो एक नशे की तरह होते हैं कि आपको इतनी आदत लग जाती है कि आप उसके बिना जिम में एंटर ही नहीं कर सकते। आज से 7-8 साल पहले टॉप 3 सप्लीमेंट्स में ना हुँ, प्रोटीन आता था, बीसीडब्ल्यू आता था और क्रेटिन आता था। हुँ। आज टॉप 3 में टॉप पे जो चलता है प्री वर्क, प्री वर्कआउट चलता है। टॉप पे बिल्कुल। क्यों? हुँ, क्योंकि लोगों को आदत होती जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक नशे की तरह लगती है कि आपने प्री वर्कआउट लिया तो अब आप छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जिन लोगों को नहीं पता है, मैं बोलता हूँ भाई मत लो। ब्लैक कॉफ़ी भी उस दिन पियो जिस दिन लगे ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है मत पियो। क्योंकि आपने अगर एक बार ये शुरू कर दिया तो हुँ, फिर ये छूटेगा नहीं। तो वही हो रहा है कि आज स्टिंग की एडिक्शन लोगों को आ रही है कि लोग खाना नहीं खा रहे हैं, वो पैसा बचा के एक ड्राइवर लेवल का आदमी 3 स्टिंग पीने में दिन में दिमाग लगा रहा है कि मैं कैसे 3 स्टिंग पी लूँ। वही एक चीज़ है जिसने पेप्सी का आज टर्नओवर बढ़ा दिया। राइट। इसीलिए बढ़ा दिया क्यों? क्योंकि आदत पड़ रही है। लोगों को एक हैबिट डेवलप हो रही हाँ, एक स्टिंग पी, थोड़ी-सी एनर्जी लगी, है। हाँ, कल के दिन आपको ज़्यादा थकावट लग रही है, यार एक स्टिंग और एक पी लेता स्टिंग हूँ। लेता हूँ और फिर आपको ज़्यादा ड्राइव करना है, सपोज़ वो ड्राइवर है, तो उसको लग रहा है अगर मैं 3 स्टिंग पी लूँगा, एक तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे एनर्जी बनी रहेगी। मेरे को खाने का खर्चा भी नहीं है क्योंकि भूख भी नहीं लगेगी, राइट। खाने का खर्चा भी नहीं है। तो यही सेम चीज़ प्री वर्कआउट पे अप्लाई होती है। हुँ, या 500-600 रुपए में प्री वर्कआउट बना के दे देते हैं। हुँ। लड़के पीते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा उससे। अगर ऐसी कोई दवाई होती, ऐसी कोई सप्लीमेंट होता, तो मैं जाके नीरज चोपड़ा को क्यों नहीं देता हूँ? राइट, उसको तो फटीग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। उसके पास तो सारे साइंटिस्ट हैं। वो तो 95 मीटर मार देगा जाके। भाला क्यों नहीं फेंक सकता? उसको अगर ये चीज़ मिल जाती, हाँ। तो अगर इतना कोई काम कर रहा होता, हुँ, तो उसेन बोल्ट 9.72 से नीचे नहीं चला जाता जाके 10 से राइट, 100 मीटर के लिए। गॉट इट। नहीं काम करता ना यार, तुम समझो इस चीज़ को। हुँ, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। एडी हॉल 500 किलो की डेडलिफ्ट कर सकता था, वो 550 की भी कर सकता था अगर इतना ये काम करती चीज़ें तो। नहीं करती है काम। आपके अपने वर्कआउट के लिए, अपने मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए ज़रूर काम कर रही है, तो वो कॉफ़ी भी कर रही है। तुम्हें रोज़ पीने की ज़रूरत नहीं है। दिन बनाओ, जिस दिन लेग्स करनी है, जिस दिन हेवी बेंच है, जिस दिन बैक हेवी है, उस दिन लो। जिस दिन नहीं है ज़रूरत, उस दिन मत लो। आप आदत क्यों बना रहे हो? एक सेम टाइम पे आदत कभी भी मत बनाओ इस चीज़ की। अच्छा जो नितेश सोनी जी ना एक बड़ा उनका ट्रेंडिंग चलता है चैनल चना और सत्तू उसके बारे में आप मेरे को बताओ कि ठीक है मतलब चना इम्पोर्टेंट है, चने में प्रोटीन होता है, हेल्दी होता है। बट क्या मतलब केवल सत्तू खा के आप इतना अपना प्रोटीन इंटेक कंज़्यूम कर सकते हो? फिर सत्तू आपकी बॉडी में इतना कंज़्यूम भी तो होना चाहिए, बॉडी में इतना डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। रोहित भाई, सत्तू का प्रॉब्लम क्या है ना, या चने का, या इन हाँ। सब चीज़ों का प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल पुअर होती है। प्लस 100 ग्राम में जाके आपको 17-18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वो भी इनकम्प्लीट। राइट। ये दिक्कत है हुँ। इसकी। तो आप कितना सत्तू पी लोगे? मुझे बात बताओ, 1 चम्मच या 2 चम्मच डालता है उसमें, बस। बाकी तो पानी होता है। हाँ। तो कितना प्रोटीन आ रहा है इसमें? मैं कह रहा हूँ 2-3-4 ग्राम प्रोटीन के लिए आप कार्ब्स कितने कंज्यूम कर रहे हो, ये भी तो सोचो। बाकी अगर 18 ग्राम प्रोटीन है, 16 ग्राम प्रोटीन है, तो बाकी 80% क्या है? कार्ब्स है, फैट है, फैट तो चलो कम है, बट कार्ब्स तो ज़्यादा कार्ब है। ज़्यादा है। अब आप ये समझो कि इससे आपका प्रोटीन पूरा नहीं होगा। हुँ। बट हो सकता है उस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस इस तरह की है जो सुनती है इस चीज़ को और बोलती है हाँ ये अच्छा आदमी है, नेचुरल बहुत बातें करता है। बट
असलियत हमें भी पता है, उन्हें भी पता है कि बॉडी ऐसे नहीं बनने वाली। अगर ये इतना बड़ा सोर्स था हुँ, तो सत्तू तो बिहार में लोग कब से पीते आ कब रहे हैं। से पीते चले जा रहे हैं, तो सही बात वहाँ है। तो प्रोटीन कभी डेफिशिएंसी होनी नहीं चाहिए थी। वहाँ के बच्चों को तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जो पीएम होता है, क्वाशॉर्कर, मरासमस जैसी बीमारी, वो होनी नहीं चाहिए थी कभी की। वहाँ तो बच्चा सारा दिन पीता है सत्तू। वहाँ तो सबसे ईज़ीएस्ट सोर्स अगर है, वहाँ तो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे क्या होता है? हुँ, लो सत्तू बना लो। हुँ, तो वहाँ प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? वहाँ क्यों बच्चों को क्वाशॉर्कर, मरासमस हो रहा है? वहाँ क्यों ऐसे लोग जिनका मसल मास गिरता जा रहा है? अगर इतना सत्तू में प्रोटीन था तो आप समझिए कि मार्केटिंग के लिए बड़ा अच्छा है कि मैं बोल दूँ, अरे प्रोटीन बहुत है इसमें, अरे बहुत प्रोटीन है इसमें। असलियत तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। क्यों हरियाणा का जो खिलाड़ी था वो दूध दही पे जिंदा रहता था? सही है। क्यों वो वहां से जब दूध दही खा के मेडल लेके आता था? वो भी तो सत्तू पी के जा सकता था। हुँ, उसके पास भी तो सेम नॉलेज थी, नहीं है ना? उसे पता है कि भाई प्रोटीन इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये नहीं पता था उसे कि वे प्रोटीन इंपॉर्टेंस, पता था दूध दही में इंपॉर्टेंस है, तो वो 1 लीटर 2 लीटर दूध पी लेता था। हुँ, 1 किलो दही खा लेता था। तो प्रोटीन तो उसका पूरा हो ही गया ना। अगर मैंने 2 लीटर दूध पी लिया तो 60-65 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिल गया, कुछ मैंने दही खा ली उससे मिल गया, तो मेरा 100-150 ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया। तो अब ये बात इनको कैसे समझाएँ? ये कैसे बोले बात? क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं, ये तो सबको पता है दूध दही का खाना हमारा हरियाणा। हुँ, सबको पता है ना ये बात, राइट, तो ये कोई सुनेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं जी सत्तू पियो। सत्तू पियो तो लोगों ने पकड़ लिया, हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है भाई, सत्तू पिएँगे। और लोग पीने लगे। लोग पीने लगे। पर अब इसका बहुत सारे लोग आएँगे जो बोलेंगे भैया डायबिटीज़ मेरी बढ़ गई, शुगर नहीं, नहीं, अब बढ़ गई। तो मज़ाक बनने लगा है मतलब अब तो आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, तो नितीश सोनी जब भी आते हैं, तो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है। 1 शेकर में 60 ग्राम चना डालो, 2 केला डालो, 2 खजूर डालो। हाँ, मतलब इस मैं वही कह रहा हूँ ना, इन चीज़ों का सेंस क्या है? आप हुँ, सेंस तो लो। हर चीज़ साइंस नहीं होती, बट बहुत सारी चीज़ें साइंस होती हैं। राइट। आपको समझना पड़ेगा इससे आपके वर्कआउट में क्या बेनिफिट हो रहा है। 60 ग्राम में एक्चुअल हुँ, आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, आप गूगल कर लो यार, चने में कितना प्रोटीन है। 60 ग्राम चने को उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लो, इस ग्लास में मुझे कितना प्रोटीन मिलने वाला है। तुम्हें खुद पता चल जाएगा यार, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी पढ़ाई कर लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई आदमी सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा राइट। है। आजकल तो और बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वो चैट जीपीटी बता देगा सही है कि गलत है। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी डाल दो भाई ये सही है कि गलत है, सही है। वो बता देगा यार ये गलत है कि सही। हुँ, मैं तो कह रहा हूँ ना बहुत सारे लेट्स ऐसे। ट्राई दिस। फ़ोन देना। पूछते हैं ना चैटजीपीटी से सत्तू में कितना प्रोटीन है? हाँ, पूछो। 100 ग्राम सत्तू में कितना प्रोटीन होता है? 100 ग्राम सत्तू में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सत्तू किस चीज़ से बना है। अगर चने का सत्तू है तो वो 22 ग्राम प्रोटीन है, मिक्स सत्तू है तो 18 ग्राम प्रोटीन है, जौ का सत्तू है तो 12 ग्राम प्रोटीन है। मैंने बोला ना इतना ही है। तो अब ये तो इसने भी बता दिया। अब आपको ये समझना है ना, चने 100 ग्राम चना लेके आपने हुँ, उसको पीसा, वो कितना पाउडर होगा खुद सोचो आप। इतना मज़े का हो है ना? जाता है। मैं तो अच्छा खासा मैं मैं भी सत्तू कंज़्यूम करता हूँ बट मैं सत्तू एज़ अ प्रोटीन सप्लीमेंट कंज़्यूम नहीं करता हूँ क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना सत्तू आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ देखो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे हनी है, हाँ, शहद। शहद के अपने अच्छे बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स वाले बेनिफिट्स हैं, पर मैं उसे चीनी की जगह तो नहीं डाल सकता ना, कि मैं सोचूँ चीनी की जगह मैं शहद डालना शुरू कर दूँ आज से। बहुत सारे लोग करते हैं कर ऐसा, रहे हैं। पर वो उसका काम शहद का चीनी वाला नहीं था, उसका हुँ, काम था आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को पूरा करना। सिमिलरली सत्तू का काम अलग था, आपकी हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है क्योंकि आप पानी की तरह पी रहे हो, ज़्यादा पानी पी रहे हो, वो सारी चीज़ें कर रहा है, मान लिया। बट इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अच्छा एक चीज़ पे उनका और बड़ा फ़ोकस रहता है मास्टरबेशन पे। हाँ। वो लड़कों को मतलब इतना उस चीज़ के लिए फ़ोर्स करते हैं कि मास्टरबेशन मत करो, हिलाओ नहीं आप अपनी बॉडी की एनर्जी ख़राब कर रहे हो। तो डू यू रियली थिंक कि जो बच्चे जिम जाते हैं, जो बच्चे जिम नहीं भी जाते हैं, हुँ। उनको मास्टरबेशन करना चाहिए? देखो 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। 2 चीज़ें क्या हैं? मैं एक साइंस का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, डॉक्टर का जो एंड्रोलॉजिस्ट होता है उसके हिसाब से अगर, ठीक है। उनका क्या कहना होता है? उनका कहना होता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर सेकंड में आप 1500 स्पर्म बना रहे हो, ठीक वो है। इकट्ठे होते जा रहे हैं। देयर विल बी अ टाइम जब वो टैंक फुल हो जाएगा और बॉडी उसे बाहर निकालेगी। हुँ, ठीक है? इसे नाइट फॉल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। आप नहीं मैस्टरबेट करोगे तो रात को सोते हुए निकल जाएगा। हुँ, सपने में आपने कुछ देखा, कुछ हुआ, वो निकल गया। राइट। ठीक है? क्योंकि बॉडी तो वो बना ही रही है। हुँ, आप उसे यूज़ करो, नहीं करो। मैस्टरबेशन अगर लिमिट में हो रहा है, ठीक है? विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स। प्रॉपर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? बहुत सारे लड़कों का क्या होता है कि पॉर्न लगाई, हुँ, अब आपका सेक्सुअल स्टिमुलेशन कैसे है? एक तो विजुअल है कि हुँ, आपने पॉर्न देखी, ठीक है। ठीक है? एक होता है टच। जब आपका हाथ जो है आपकी पेनिस पे जाता है, मान लो हाथ ठंडा है, वजाइना ठंडी नहीं होती।
तो ये लड़का कभी आगे सेक्स नहीं कर पाएगा अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है। उसे आदत क्या, जल्दी से देखा फोटो में हुँ, और हिला लिया। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है कि भाई अगर करना भी है ना, हुँ, तो मालिश करो, हाथ को गर्म रखो, मतलब वो फील दो जो वजाइना में मिलने वाली मिलने है, वाली। ताकि आपका इजैकुलेशन भी हो जाए हुँ, और आपका वो प्रॉब्लम, ये नहीं होना चाहिए कि बाहर मम्मी खड़ी हैं और तुम्हें जल्दी से करना है और टाइम खत्म, करना ही करना है वाली बात है, हाँ, वो नहीं चाहिए। एक आप ड्यूटी नहीं है। एक ड्यूटी नहीं है, एक एंजॉयमेंट की तरह कर रहे हो, तो आप उस चीज को वैसे यूज करो। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट समथिंग दैट विल हार्म यू, बट आप बोलो दिन में 4 बार करना है, जबरदस्ती करना है, तो वो गलत है यार, वो तो सबको पता है गलत है। और फिर उससे होता क्या है ना कि आपका एक्टिवेशन जो सेक्सुअल पाथवे का है, वो उस वीडियो से ही रहेगा। फिर जब सामने लड़की आएगी ना, आप उससे बात ही नहीं कर पाओगे। हुँ, आप कहोगे साला ये क्या बात करूं इससे, इससे कैसे बात करनी होती है, मेरे को तो आदत क्या है, मैंने वीडियो में देखा और हो गया। हो गया। अब सामने एक्चुअल लड़की है तो मैं क्या बात करूंगा उससे। तो इसीलिए मास्टरबेशन अगर आप लिमिट में कर रहे हो, हुँ, विच इज अ नॉर्मल प्रोसेस, आप नहीं करोगे तो नाइट फॉल होगा। भाई नॉर्मल आदमी अगर, चलो जो शादीशुदा आदमी है, हाँ, वो भी तो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होगा, राइट। तो उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है। बट ऐसा भी डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं और बहुत लोगों से मैंने सुना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन मास्टरबेशन एंड सेक्स। देखो, मास्टरबेशन बिकम्स अ सेल्फ स्टिमुलेशन उन लोगों के लिए जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो वो सेल्फ स्टिमुलेशन है। तो आपको उसको उसी तरीके से लेके चलना है ना, कि आप टाइम भी लगा रहे हो, पेनिस को इरेक्ट होने का टाइम भी दे रहे हो, सिर्फ आपका काम ये नहीं है कि वीर्य निकल जाए। हुँ, आपका काम ये है कि वो टाइम भी लगे, आपने अपने आप को सेक्सुअली स्टिमुलेट भी किया, आपने वो टेम्परेचर्स का भी ध्यान रखा। तो जैसे बहुत सारे अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट हैं जिनसे मेरी बात होती है, जो यूरोलॉजी में स्पेशलिस्ट इन चीज़ों के होते हैं, उनका ये कहना है कि यार ये गलत नहीं है, बट तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये आदत नहीं होनी चाहिए। जैसे हुँ, बहुत सारे बच्चों को आदत हो जाती है, राइट। वो पोर्न देख देख के देखते कि उनको लगता है यही रियल सेक्स है। उनको लगता है भाई 40 मिनट तो करना ही करना है सेक्स। अब उन्हें कौन बताया कि भाई नॉर्मल सेक्स का टाइम 1 मिनट से 7 मिनट के बीच में होता है, बस। बस। कोई तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम्हें 40 मिनट लगना है, भाई 40 मिनट नहीं होता। हाँ। वो जो कर रहा है उसने भी बीच में ब्रेक लिया होगा, वो कट तुम्हें नहीं दिखाएगा। ये दिक्कत है। तो और बहुत सारे बच्चों को ना साइज़ का भी वो और उसकी वजह से डिप्रेशन में जाने हाँ, लगते हैं। बिल्कुल। मतलब उनको पता नहीं है कि नॉर्मल इंडियन पेनिस साइज़ का जो एवरेज साइज़ है वो आई गेस 4.9 है। हाँ, 4.9 से है। और सबसे बड़ी बात, जा जो वजाइना में जो पेनिट्रेटिव सेक्स होता है, तो आपका पेनिस का 1/3 ही फ़ील होता है। एग्ज़ैक्टली। उससे आगे फ़ील ही नहीं होगा, तो आपका साइज़ का कोई बहुत मैटर करेगा नहीं। तो आपको ये समझना है कि आपकी परफॉर्मेंस इज नॉट जस्ट जज्ड बाय द पेनिट्रेशन, इट इज जज्ड बाय द ओवरऑल एक्ट। इफ योर वुमन इज हैप्पी, if she is emotionally attached to you, she will be happy with it and you will also need to feel happy। वो कोई रेस नहीं है, वो कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम भाग रहे हो कि साला ये मेरे को तो मेडल मिलना ही चाहिए। राइट। तो वो मूवीज और ये जो मास्टरबेशन वाली चीजें है ना, इन्होंने इतना कर दिया है कि लोगों को अब ये लगने लगा था कि भाई यही सही, यही सच होता है, ये जो बॉन्ड चल रही है ये सच है, ये सच है। कि प्लम्बर आएगा तो प्लम्बर ही करके जाए। तो ऐसा नहीं होता है भाई, जिंदगी बहुत अलग है। ये सब छोड़ दो, ये मास्टरबेशन मास्टरबेशन वाली जो मिथ्स है, हाँ। आप छोड़ दो। अगर आपको बहुत ओवर की आदत नहीं है और वंस इन अ वीक और वंस इन 10 डेज तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होता है, विद नॉर्मल टाइम और पूरा इरेक्शन का टाइम देते हो, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। इट इज़ हेल्दी आल्सो। इट इज़ हेल्दी ऑल्सो, नहीं तो वैसे निकलेगा। हाँ। बेड खराब होगा, कपड़े खराब होगा, होना तो है ही है। अब आपकी मर्जी, आपने क्या करना है उस चीज़ का। राइट। तो भाई लास्टली ना मतलब मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ ऐसी टिप्स हमारी ऑडियंस को आप दे के जाओ जो जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ़स्टाइल को ना एक बैलेंस वे में लेके जाएँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक एथलीट हर आदमी नहीं बन सकता है, हर आदमी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है। सबको कमाना खाना है, सबकी अपनी लाइफ़ की अलग-अलग प्रायोरिटीज़ हैं, सबकी अपनी जॉब है, सबके अपने बिज़नेसेस हैं। तो एक ओवरऑल कोई आप हेल्थ टिप दो कि रूटीन क्या चेंज कर लें या फिर क्या फूड अब चेंज कर लें जिससे आप हेल्दी रह सको? देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो। ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं खरीदना, तुम्हारे फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड में, हुँ, आईफ़ोन में ऐप है हेल्थ के नाम से, यस। वो तुम्हारे स्टेप्स को काउंट करती है। ठीक है, फ़ोन जेब में डालो, वॉक करना शुरू कर दो। कोशिश करो भाई 10,000 स्टेप्स तक पहुँचना है। ठीक। अभी 2,000 हैं तो उसको 3 करो, 3 को 4 करो, 10,000 की एवरेज बनाओ। और ये मेन और वुमेन दोनों के सेम, लिए सेम, सेम रहता है, ठीक है? ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों को खर्चा नहीं है, फ़ोन हुँ, सबके पास होता है, राइट, इसमें लगाया, इसमें उसमें ऑप्शन भी आता है कि वॉकिंग लगाया और आप उसके बाद लेके चल पड़ो, ठीक है। ठीक है? अब आपको ये देखना है कि मेरे को 10,000 स्टेप्स पूरे कैसे करने हैं। मतलब मान लिया गाड़ी दूर खड़ी कर दी, हुँ, घर से निकल गए सामान लेने खुद। एक तो ये फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर बढ़ाओ। ठीक है। कुछ भी करो और मत करो, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाओ, एक।
दूसरा थोड़ा-सा प्रोटीन ऐड करने का सोचो अपनी डाइट में। हम प्रोटीन नहीं खा रहे। हमें अब ये देखना है कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं? हुँ। संडे को छोले-भटूरे खाने हैं, खाओ यार, कौन मना कर रहा है? पर उससे पहले 1 घंटा वॉक करके आओ। अपने आप को इंसेंटिवाइज़ करो कि यार मैं तब खाऊँगा जब मैंने ये अचीव किया। मैंने 6 दिन बिल्कुल डाइट मेंटेन करके चली, मैंने कुछ फालतू नहीं खाया, 7वें दिन सुबह खाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। एक अच्छा फिश ऑयल सप्लीमेंट खरीदो, सबसे अच्छा। वेजिटेरियंस क्या करेंगे? वेजिटेरियन फ्लैक्ससीड खाएँगे, पर उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है नहीं। पर अगर आपकी कोई रिलीजियस रीज़न्स नहीं है हुँ। कि भाई मेरे को ये नहीं है कि मैं खा ही नहीं सकता। उसका होता है कि मेरे को स्मेल आती है या मेरे को बर्प्स आते हैं उस तरीके के, तो उसमें क्या है कि वो जो कैप्सूल है वो आपके इंटेस्टाइन में फटता है, वो आपके पेट में नहीं फटता, तो ठीक है। आपको वो स्मेल नहीं आएगी। हुँ। उसका रीज़न क्या है? उसमें 2 फैट होते हैं, ईपीए और डीएचए। इकोसा-पेंटानोइक एसिड और डीएचए होता है डोकोसा-हेक्सेनोइक एसिड। ईपीए क्या कर रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो पोल्यूशन कितना है, किस तरह का हम खाना खा रहे हैं, तो शरीर में बहुत सारी इन्फ्लेमेशन चलती है, वो उसको कम करने में हेल्प करता है। ओके। आपकी बीमारियों को कम रखता है। लो इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़, कैंसर्स, इस तरह के रिस्क को कम कर रहा है। डीएचए क्या कर रहा है? बच्चों में आपके ब्रेन सेल्स बढ़ा रहा है और आपके मेरी एज में क्या कर रहा है? दैट एवरी ईयर आवर ब्रेन सेल्स आर डाइंग। अभी हमें फ़ील नहीं हो रहा बिकॉज़ बिलियंस में है। हुँ। कुछ हज़ार चले भी गए तो आपको फ़ील नहीं होगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट 30 साल बाद, 40 साल बाद आपको फ़ील होगा कि यार मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती। मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भूल गया। अरे इसका मैं नाम भूल गया। तो तब वहाँ पे ये वाला सप्लीमेंट जो है ये काम करता है कि आपके वो सेल्स को रीजनरेट करता है। विटामिन डी अपना चेक करो। धूप में सुबह 15 मिनट लगाओ। 7 से 8 का जो टाइम है, हुँ। वहाँ पे आप जितना एरिया एक्सपोज़ करके बैठ सकते हो, धूप में बैठो, अच्छा। 15 मिनट। सूर्य नमस्कार जो था वो यही था यार, अगर आप देखो सूर्य नमस्कार, तो वो क्या कर रहे थे? वो कोशिश कर रहे थे कि आपके पूरे शरीर पर धूप पड़े। 15 मिनट अगर आप सिर्फ़ दे देते हो ना, सिर्फ़ 15 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देने की हुँ। ज़रूरत। आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सिर्फ़ 15 मिनट आपको देना है। पर अब क्या हम अंदर रह रहे हैं, इतने सनस्क्रीन लगा दिए कि वो रिसेप्टर्स ही खराब हो गए। है ना? तो फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करो, प्रोटीन थोड़ा-सा बढ़ाओ, आप सनलाइट अच्छे से लो और नींद, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है भाई अच्छा। अपनी नींद। 8 घंटे की नींद ले लो, तुम्हारी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। अच्छा। 8 घंटे की नींद सिर्फ। लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। सबसे बड़ी दवाई जो है आपके नींद। शरीर के लिए वो नींद है। कोई इंजरी हो, कोई वायरस हो, कुछ हो, सब नींद में ठीक हो जाता है। हम बोलते हैं 8 घंटे नींद लो। अब वो लोग क्या करेंगे? फ़ोन लेके चिपका के हाँ। बेड के ऊपर लेटे रहेंगे। अब उससे होता क्या है? इसमें ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट क्या सिग्निफ़ाई करती है? सुबह हो गई। हुँ। तो ब्रेन को क्या लगता है भाई सुबह हो रही है, तो सोना क्यों है? उठो। तो आपको नींद ही नहीं आएगी कभी हेल्थ। इसलिए आप देखो इसमें एक नाइट विज़न मोड होता है। हाँ। क्यों नाइट विज़न बनाया उन्होंने? इसलिए बनाया कि वो ब्लू लाइट को ब्लॉक कर दे। तो इसलिए सोने से पहले 15-20 मिनट पहले फ़ोन छोड़ दो। अपने परिवार के साथ बैठो, बात करो, कुछ भी ऐसी चीज़ करो जो तुम्हें रिलैक्स कर रही है एंड देन गो टू बेड। पहले 4 घंटे तुम्हारा शरीर रिकवर कर रहा है। सुबह के 4 घंटे में तुम्हारा ब्रेन रिकवर करता है। ब्रेन का मतलब क्या है? तुम्हारे थॉट्स रिकवर करते हैं। तुमने जो पूरे दिन में आज सीखा, लर्न किया, पढ़ा, वो सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चलते हैं। इसलिए जो सपने आते हैं वो होता है ना, पूरे दिन का एक विजुअलाइज़ेशन होता है। यही है। तुम्हारी जो ऐसी चीज़ें जो काम की हैं, बॉडी उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देगी कि भई रोहित को ये चीज़ आगे भी काम आ सकती है। हुँ। नहीं काम किया तो उसे वहीं ख़त्म कर देगी। उसके बाद तुम्हें कभी याद ही नहीं रहेगी वो चीज़। तो इसीलिए कितनी ज़रूरी है कि आप जो है अच्छी नींद लें, पर लोग इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। बहुत आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा इश्यू नींद का ही है लोगों हाँ, को। इश्यू नहीं है, इश्यू बनाया गया है। इश्यू है नहीं, हुँ। इश्यू बनाया गया है कि मेरे को नींद नहीं आती, वो फ़ोन में घुसा रहेगा। रात को 8 बजे तेरे को कौन बोल रहा है कॉफ़ी पीने के लिए? किसने बोला तेरे को रात को 8 बजे रेड बुल पी? किसने बोला तेरे को पार्टी में जा रहा तो 2 रेड बुल पी वहाँ पे? किसी ने नहीं बोला ना तेरे को। किसने बोला तेरे को रात को आधा लीटर डाइट कोक पी? तूने पिया तो उसकी वजह से दिक्कत है ना तेरे राइट। को ये। हुँ। कैफ़ीन कम कर अपना, अच्छा खाना खा, थोड़े से कार्ब्स ले रात को, दैट विल हेल्प यू स्लीप बेटर। नहीं होता तो किसी डॉक्टर को मिल, वो बताएगा तेरे को दिक्कत क्या है। नहीं मैं 2 पैक लगा लेता हूँ तो नींद आ जाती है। अरे भाई, एक होता है लैपटॉप को शट डाउन करना, एक होता है ठप करके बंद कर देना। दोनों सेम थोड़ी है, बंद तो दोनों केसेस में हो रहा है, राइट। बट एक में नुकसान होगा, एक में नहीं होगा। तो गॉट इट। थोड़ा-सा स्लीप पे भी काम करें अपना एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स इन योर बॉडी। थैंक यू सो मच भाई, इतनी आपने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई और
सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जो भी आपने चीज़ें बताई ना बहुत बेसिक बताई हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान भी उन चीज़ों को आज से ही शुरू कर सकता है। अपने फूड का प्रोटीन मैं जितने पॉडकास्ट करता हूँ हेल्थ रिलेटेड, लोग हमेशा सप्लीमेंट्स की बातें करते हैं। आपने फूड की बातें की कि आप घर के खाने से उसको कैसे पूरा कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। Thank you, bhai. Thank you so much. I hope your audience learned something with यस, this, and they should be able to take home something from यस, this. एग्ज़ैक्टली। Thank you.